हाय एवरीवन, ये वीडियो मैं हिंदी में बनाना चाहती हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस रिसेंटली देखे इंडिया के बारे में, इंडियन सिस्टम के बारे में और ऐसे थोड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के बारे में जिसमें मुझे लगा कि एक वीडियो बनाना चाहिए। एंड आई डोंट नो मैं कितने अच्छे से ये वीडियो बना सकती हूँ क्योंकि ये मैंने इट्स अ गाइडेड थिंग बट इट्स अ वेरी डीपली पेनफुल एंड ट्रॉमेटिक थिंग मेरे लिए, इसलिए इसके ऊपर बात करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट है। बट अगर मैंने बात नहीं किया तो बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में गलत परसेप्शन वर्ल्ड रखेंगे जो नहीं रखना चाहिए वर्ल्ड में लोगों को, और सही परसेप्शन लाना चाहिए, सही इंसाइट लाना चाहिए लोगों को इस चीज़ के बारे में, क्योंकि ये भी एक अवेकनिंग और असेंशन की जर्नी है। सो नॉर्म है इंडिया में या ग्लोबली कि विमेन को शांति रखनी चाहिए, शांति बरतनी चाहिए और सॉफ्टली बात करना चाहिए और एकदम जेंटली बात करना चाहिए। एंड इन जनरल अगर विमेन वैसे नहीं बात करती तो मैंने ये अभी नोटिस करने लगी हूँ मैं रिसेंट ईयर्स में कि जो वुमेन सॉफ्टली नहीं बात करती, जेंटली नहीं बात करती, थोड़ा सा हाइटेंड डिस्ट्रेस्ड वॉइस में बात करती हैं या इवन ज़ोर से चिल्ला के भी कुछ बोल रही हैं, इमीडिएटली बहुत सारे सोशल मीडिया पेजेस में ऐसे वुमेंस के मैंने क्लिप्स देखे रिसेंटली और पास्ट फ्यू मंथ्स में भी ऐसे क्लिप्स देखे हैं जिसमें वो वुमेन को टॉक्सिक वुमेन या अब्यूज़िव वुमेन का कैटेगराइजेशन मिल जाता है। पर मैं अभी अब्यूज़ के बारे में इस ये वीडियो को बनाना चाहती हूँ और अब्यूज़ एंड चिल्लाने के बारे में राइट डिस्टिंक्शन क्रिएट करना चाहती हूँ लोगों के माइंडसेट में, क्योंकि लोगों के पास राइट बिलीफ सिस्टम खो रही है आजकल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि अब्यूज़ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप चिल्ला रहे हो, या अब्यूज़ का मतलब ये नहीं कि जो चिल्ला के आपने अगर किसी के चिल्लाने वाला रिकॉर्डिंग देख लिया या हाइटेंड वॉइस में बात करने वाला रिकॉर्डिंग देख लिया या स्ट्रॉन्ग फोर्सफुल वॉइस से कुछ बात करते हुए किसी को देख लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो अब्यूज़िव है या डिस्क्रिमिनेटरी है या रूडली बात कर रहा है किसी के साथ। मैंने एक एयरटेल एम्प्लॉय का देखा वीडियो, वो वीडियो, और मैं कोई भी रेफरेंस वीडियो नहीं डालने वाली यहाँ पर, रेफरेंसेस के लिए आई एम श्योर आपने खुद ने भी ये मीडिया में या सोशल मीडिया में ये वीडियोस देखे होंगे। तो एक एयरटेल एम्प्लॉय को एक आदमी आया, उसको मराठी में बात करनी थी। ये मुंबई का इंसिडेंट था शायद या महाराष्ट्र का इंसिडेंट है, आई एम अज्यूमिंग इट्स मुंबई, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में या मुंबई पुणे ऐसे 2-3 मेजर शहरों में ओनली ऑफ महाराष्ट्र ज़्यादा नॉन मराठी स्पीकिंग पीपल रह सकते हैं और रहे हैं बहुत सदियों से। ठीक है, मैं खुद मुंबई में ब्रॉटअप हूँ एंड ऑलमोस्ट ओवर 30 ईयर्स मैंने मुंबई में कटाया है मेरे लाइफ का। 22 ईयर्स बचपन से कटाया है एंड 10 ईयर्स एडल्टहुड में कटाया है आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम यूएस। और मुझे मराठी बहुत कम आती है एंड मराठी मुझे सीखना चाहिए था शायद स्कूल में, पर मैंने नहीं सीखा था। मेरे फ्रेंड्स थे महाराष्ट्रियन पर मैं उनके साथ मराठी सीख नहीं पाई, मेरे अंदर वो स्किल सेट नहीं है मराठी को बहुत अच्छे से समझने के लिए। तो मुझे बहुत ऊपर ऊपर से थोड़े थोड़े मराठी के वर्ड्स आते हैं, पर मेरा 90% लैंग्वेज स्किल मराठी का पुअर है, 90 to 99% एब्सोल्युटली पुअर मराठी स्किल है। पर बिकॉज़ मैं कॉस्मोपॉलिटन कॉलोनी में बड़ी हुई थी, मुझे कभी मराठी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी जब हम बड़े हो रहे थे, क्योंकि 50% ऑफ द कॉलोनी या 50 से ज़्यादा परसेंट वो गवर्नमेंट कॉलोनी था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उसमें, और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे करके अराउंड 50% ऑफ 50 से ज़्यादा परसेंट मेरे फ्रेंड्स जो बचपन में मेरे फ्रेंड्स थे स्कूल में, सब नॉन मराठी फ्रेंड्स थे। तो और उनमें से जो लोग 1-2 मराठी फ्रेंड्स भी थे, वो लोग कभी हमारे सामने मराठी में बात नहीं करते थे, तो मैंने मराठी पिकअप नहीं किया। जबकि मेरी एक कज़न सिस्टर है, उसकी फैमिली चौल में रहते थे मुंबई में, और उनके चौल में सब लोग महाराष्ट्रियन थे, बहुत सारे लोग महाराष्ट्रियन थे। तो वो लोगों ने एक्चुअली, उनके बच्चों ने एक्चुअली स्कूल में भी शायद मराठी सीखी कि नहीं मुझे नहीं पता, पर उनके बच्चे बहुत अच्छा मराठी बोलते हैं क्योंकि उनके अंदर एक लैंग्वेज स्किल भी है मराठी सीखने की। दूसरी, वो लोग अपने फ्रेंड्स, उनका फ्रेंड्स ग्रुप सब मराठी शायद बोलता था बचपन से, इसलिए भी शायद से वो लोग वो उस एरिया में रहते थे जहाँ पे 90% लोग शायद मराठी थे या 70-80% लोग मराठी थे।
तो इजीली वो लोग ने मराठी पिकअप कर लिया था। तो ये है डिफरेंस कि वो लोग भी बंगाली, मैं भी बंगाली, पर मुझे मराठी हार्डली आती है, वो लोग को मराठी बहुत अच्छे से आती है। और ये लड़की वैसे ही या तो मेरे जैसी लड़की होगी जो मुंबई में ऐसे जगह में बड़ी हुई है जहाँ पे मराठी बोलने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ी, या तो फिर वो मेरे पापा मम्मी जैसे लड़की होगी, दादी जैसे लड़की होगी जो कभी आए। मेरी दादी ब्रीफली एक बार आई थी मुंबई में रहने के लिए। मेरी दादी को ना हिंदी आती थी ना मराठी आती थी, वो बंगाली स्पीकिंग थी। वो मगर फिर भी बाई के साथ कैसे तो करके टूटे फूटे हाफ़ बंगाली हाफ़ हिंदी जैसा मिमिक करके कुछ बोलती थी बाई को, और बाई को उनका थोड़ा थोड़ा एक्शन से समझता था, थोड़ा थोड़ा समझता ही नहीं था उनकी बातें। पर फिर भी मेरी दादी को बात करना बहुत अच्छा लगता था, तो वो कुछ भी टूटा फूटा बोल देती थी वो बाई के साथ। तो वो बाई भी महाराष्ट्रियन नहीं थी, वो भी नॉर्थ इंडियन बाई थी, तो उसको सिर्फ हिंदी आती थी। पर उसको हिंदी आती थी, मेरी दादी को हिंदी नहीं आती थी, तो ऑब्वियसली उसमें ही उनके प्रॉब्लम हो गए। तो हमारे घर में अगर मराठी बाई भी आई होती तो सेम ही प्रॉब्लम मेरी दादी को हुआ होता, क्योंकि कभी कभी हमारे घर में मराठी बाई भी थी, कभी कभी नॉर्थ इंडियन बाई भी थे। फिर मेरी मम्मी को हिंदी शायद आती थी, थोड़ा सा स्कूल में शायद पढ़ा था मैंने, मगर मेरी मम्मी को ज़्यादा कॉन्वर्स करते हुए लोगों के साथ देखा नहीं है। तो इसलिए ना मुझे और मेरी मम्मी खुद भी हमारे साथ ज़्यादा कॉन्वर्स नहीं करती थी, बंगाली में ही कॉन्वर्स करती थी पर हमारे साथ। पर हिंदी मेरी मम्मी को कितना अच्छा हिंदी आता है ये मेरे को पता ही नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी इतनी चुप सी इंसान थी। और मेरी मम्मी को मैंने सिर्फ सोशलाइज बंगाली ग्रुप्स के साथ ही करते हुए देखा है। और हमारे बिल्डिंग के जो, और हो सकता है कि लैंग्वेज बैरियर मेरी मम्मी का भी था, और अभी मुझे समझ रहा है। सोचिए, मेरी मम्मी डाइड व्हेन आई वाज 20, आई एम 45 ईयर्स ओल्ड, और मुझे अभी 45 ईयर्स की एज में, और मेरी मम्मी को मैंने 1 ईयर से 20 ईयर्स तक देखा है। तो 1 से 20 ईयर्स तक मुझे स्ट्राइक ही नहीं किया कि ऐसा हो सकता है कि मेरी मम्मी को हिंदी अच्छी नहीं आती, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा मेरी मम्मी को मैंने हिंदी में बात करते हुए। थोड़ा देखा होगा सब्ज़ी वब्ज़ी ख़रीदते वक्त, तो आती थी शायद थोड़ी सी हिंदी, पर कितनी अच्छी आती थी आई डोंट नो। और वो बिल्डिंग के लोगों के साथ भी सोशलाइज नहीं करती थी, तो इसलिए मैंने कभी उनको कॉन्वर्स करते हुए नहीं देखा है लोगों के साथ हिंदी में। सो उनकी हिंदी शायद टूटी फूटी होगी या बेटर होगी मेरी दादी के कंपैरिजन में, बट उतनी भी अच्छी नहीं थी। तो ये लैंग्वेज बैरियर जो भी हम एक स्टेट ऑफ इंडिया से दूसरे स्टेट ऑफ इंडिया जाते हैं तब आती है लोगों को। जब हम इंडिया के बाहर जाते हैं तब भी लोगों को लैंग्वेज बैरियर आती है कि अगर हमने टूटी फूटी इंग्लिश सीखी है और हम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हैं तब भी लैंग्वेज बैरियर आएगा। अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में नहीं जा रहे तो ऐसे कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे कोई और तीसरा लैंग्वेज, चौथा लैंग्वेज स्पीक किया जाता है, वहाँ पे भी लैंग्वेज बैरियर आएगा। तो मेरे को समझ में आता है कि जब लैंग्वेज बैरियर आता है हमको लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आती है। तो वो जो कस्टमर ज़ोर से उससे चिल्ला के और रूडली बोल रहा था कि आपको मराठी आनी चाहिए, आप महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र में रह के मराठी आपको क्यों नहीं आती, ये सब करके वो मराठी में बोल रहा था। तो मुझे उतनी मराठी तो आती है कि उसकी मराठी मुझे समझ में आ गई। उसने इससे ज़्यादा डीप कुछ और ऐसा टाइप मराठी बोला जो मुझे समझ में आई। मेरे को बहुत सारी मराठी के टाइप्स नहीं समझ में आते, पर वो कस्टमर के मराठी के वर्ड्स मुझे समझ में आ रहे थे कि वो अपसेट था कि उसकी मराठी इस लड़की को क्यों नहीं समझ में आ रहा है करके। और वो शायद हाफ़ मराठी हाफ़ हिंदी में बोल रहा था वो वीडियो में। मेरे को देखो, मैंने सिर्फ वो वीडियो का जिस्ट लिया तो मुझे ना उसका कंप्लीट लैंग्वेज स्किल्स भी अभी ठीक से याद नहीं है, पर आई एम श्योर उसने थोड़ा सा हिंदी तो यूज़ किया होगा, नहीं तो वो लड़की भी उससे कैसे कॉन्वर्स करती है। और वो लड़की पूरे हिंदी में ही बात कर रही थी, और वो मगर डरी हुई थी। देखिए, अभी अब आपका जॉब, अभी आप एक एयरटेल जैसे कंपनी में काम करते हो तो वो सब जॉब बहुत ज़्यादा सिक्योर जॉब नहीं होते हैं, वो यूजुअली लोगों के फर्स्ट जॉब होते हैं। ऐसे टाइप लोग ही ज़्यादा ऐसे सब कंपनीज़ में काम करते हैं। और क्योंकि वो मार्केटिंग रिलेटेड जॉब्स होते हैं, मार्केटिंग और सेल्स की जॉब मोस्टली लोग फर्स्ट लाइन ऑफ, अनलेस आप बहुत स्किल्ड हो उस जॉब में, बहुत कम लोग वो जॉब को लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें वो अभी डर गई, क्योंकि वो तो अपना काम ठीक से करना जानती है पर उसको अभी मराठी लैंग्वेज नहीं आती, और वो थोड़ा स्ट्रांगली उससे बात करने लग गए। अब ये देख के एक और कस्टमर फर्स्ट वाले कस्टमर को सपोर्ट करने लग गया और बोलने लग गया, आप सीसीटीवी कैमरा देखो और सीसीटीवी कैमरा से आपको समझ में आएगा कौन ये ठीक से बात नहीं करी, ऐसे सब करके एक और कस्टमर भी बोलने लग गया। नाउ दैट इज़ वेयर अभी ये है बायस अगेंस्ट विमेन, स्पेशली बायस्ड अगेंस्ट वो वुमेन जो इंडिपेंडेंट होती है, और ना ही इंडिपेंडेंट, और वो इंडिपेंडेंट इसलिए नहीं होती कि
उनको इंडिपेंडेंट होने का बहुत ज़्यादा शौक है। मोस्ट वुमेन को इंडिपेंडेंट होने का शौक नहीं होता। बहुत कम परसेंटेज ऑफ वुमेन है अर्थ में जिनको इंडिपेंडेंस चाहिए। सारे वुमेन, एटलीस्ट जिन जिन वुमेन को मैं जानती हूँ मेरे लाइफ में, मोस्ट ऑफ दोज वुमेन जिनको भी मैंने देखा है, सब इंटरडिपेंडेंट वुमेन हैं। मैं यूएस में भी वर्क की हूँ, वहाँ पे भी मैंने देखा है मोस्ट वुमेन कोऑपरेटिव होती हैं, इंटरडिपेंडेंट होती हैं और उनको इंडिपेंडेंस खुद से परस्यू करना बहुत कम वुमेन को पसंद है। पर बहुत सारी वुमेन की लाइफ में ऐसा सिचुएशन आता है जो महिलाओं के घर में कोई फैमिली नहीं है उनको सपोर्ट करने के लिए, कोई फाइनेंशियली नहीं है उनको सपोर्ट करने के लिए, कोई इमोशनली नहीं है उनको सपोर्ट करने के लिए, या जो भी है उनके फैमिली में वो लोग सपोर्ट करने वाले पर्सनालिटी नहीं है, अपने ही प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं कि अपने बच्चों के प्रॉब्लम्स तो वो देखेंगे ही नहीं। तो ये लड़की वैसे वाले घर से बहुत हाई लाइकलीहुड है वो वैसे टाइप फैमिली लाइफ से है। तो ऑब्वियसली उस वक्त, और क्योंकि मैं भी उसी ही फैमिली लाइफ से हूँ, मैं भी उसी लड़की के जैसे बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी से रूडली बात कर रही हूँ, मैं जस्ट एक हाइटेंड वॉइस में तब बात करती हूँ जब मैं या तो पैनिक्ड रहती हूँ या तो मैं एक्साइटेड रहती हूँ। जब मैं खुश रहती हूँ तब भी एक हाइटेंड वॉइस में मैं कभी कभी बात करती हूँ, और जब मैं पैनिक्ड रहती हूँ तब भी मेरा हाइटेंड इमोशंस रहता है, क्योंकि मेरे पास घर में सेफ्टी नेटवर्क नहीं है, सेफ रिलेशनशिप्स नहीं है जिनके साथ मैं वल्नरेबली बात कर सकूं या सॉफ्टली बात कर सकूं। ये जो मैं अभी वीडियोस में रोती भी हूँ कभी कभी, वो इसलिए रोती हूँ कि रियल लाइफ में मेरे पास कोई पर्सन नहीं है जिसके सामने मैं रो सकूं। ओनली पर्सन जिसके सामने मैं रो सकती हूँ इस भगवान। और भगवान मतलब जस्ट एक कमरे में बैठ के या मंदिर में जाके या कहीं भी शांति में जाके बैठ के आप भगवान को बुला सकते हैं या बात कर सकते हैं भगवान के साथ। बट भगवान के साथ तो मोस्टली वन साइडेड कन्वर्सेशन ही होता है, या टू साइडेड इंडिकेटर्स भगवान दे सकते हैं, पर भगवान तो डायरेक्टली आके आपसे बात नहीं करते सब इंसान से, राइट। तो बहुत इंसान होते हैं, बहुत लड़कियां होती हैं, स्पेशली आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसी लड़कियां हैं जिनके घर में कोई नहीं है जिनके पास वो रो सकती है, जिनके फ्रेंड्स भी ऐसे नहीं है जिनके सामने वो रो सकती है, या वो उनके वैसे फ्रेंड्स बने ही नहीं क्योंकि कभी उनके पास टाइम ही नहीं था वैसे फ्रेंडशिप बनाने के बारे में सोचने के लिए। कभी उनके पास वो फ्रीडम ही नहीं था कि वो वैसे टाइप ऑफ फ्रेंडशिप्स बना सके। कभी बहुत कुछ होता है ऐसी लड़कियों के साथ जिनके घर में सेफ्टी नेट नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, या पेरेंट्स अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं, या पेरेंट्स डिसेबल्ड हैं, एडिक्टेड हैं, कुछ ना कुछ ऐसे हो सकता है कि जिन्होंने सीखा नहीं है कैसे अभी सॉफ्टली बात करना, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि उनको तो लाइफ में हमेशा ही लोगों से मैन की तरह डील करना पड़ा है, क्योंकि उनका फेमिनिन साइड कभी नहीं शो हो पाया है, बिकॉज उनके पास वो फेमिनिनिटी को दिखाने तक के लिए टाइम नहीं है, फेमिनिनिटी के बारे में सोचने तक के लिए टाइम नहीं है, फेमिनिनिटी के कुछ करने के लिए। आप अगर फेमिनिन होना चाहते हो, सॉफ्ट होना चाहते हो, तो आपके सामने एक स्ट्रॉन्ग पर्सन होना चाहिए ना। तो अगर आपके लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन, आपसे स्ट्रॉन्गर पर्सन है ही नहीं, आप कैसे सॉफ्ट बनोगे उस पर्सन के सामने या किसी के भी सामने। और आपने किसी को सॉफ्ट किसी किसी के घर में सॉफ्ट लोग ही नहीं होते हैं, सभी जिनके भी साथ वो इंटरेक्ट करते हैं सब हार्ड होते हैं, सब कैलस होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों के फैमिली लाइफ की बहुत अलग अलग हिस्ट्रीज़ होती हैं। तो अब वो लड़की इसलिए स्ट्रांगली बात कर रही थी क्योंकि उसका तो जॉब अभी स्टेक में है, तो वो डिफेंड कर रही थी अपने जॉब को। और वो ऐसे कुछ भी रूडली, उसने उसके वर्ड्स अगर आप देखोगे उसके वर्ड्स में कोई रूडनेस था ही नहीं वो कस्टमर के अगेंस्ट, सिर्फ वो स्ट्रांगली बात कर रही थी, थोड़ा सा अथॉरिटेटिवली बात कर रही थी। और ये बायस लोगों को निकालना पड़ेगा अगेंस्ट वुमेन कि वुमेन अथॉरिटेटिवली बात कर सकती हैं। अगर वो उसका ऑफिस है तो उसके ऑफिस में अगर कोई आके चिल्ला रहा है तो उसका राइट है वहाँ पे अथॉरिटेटिवली किसी से बात करना, वो रूडनेस नहीं है। तो ये उसकी कंपनी को समझना चाहिए कि जस्ट बिकॉज कस्टमर ने कंप्लेन कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि कस्टमर ही हमेशा 100% राइट है, ये वो कंपनी को समझना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि कस्टमर भी रॉन्ग है। ये एक ऐसा सिचुएशन था जिसमें दोनों राइट थे। वो कस्टमर को है एक्सपेक्टेशन कि अगर वो महाराष्ट्र में रहता है और वो मराठी है
तो उसको एक्सपेक्टेशन आ जाता है कि मराठी स्पीकिंग लोग होने चाहिए मेरे आसपास। पर अभी वो गांव से आया है तो गांव में हर इंसान शायद मराठी स्पीक करता है, पर शहर में तो हर इंसान मराठी नहीं स्पीक करता, राइट? तो उसको भी शिफ्ट होने की ज़रूरत है कि अगर वो गांव में ज़्यादा रहता था या बॉर्डर लाइन शहर के एरिया में रहता था जहाँ पे सब सब लोग ही मराठी स्पीक करते थे या मेजॉरिटी लोग मराठी स्पीक करते थे, तो उसको कभी लैंग्वेज बैरियर आया नहीं, तो वो भी थ्रेटेंड फील कर रहा है, इसलिए ही वो कंप्लेन कर रहा है। ना ही वो बहुत रूड था, वो हल्का सा थोड़ा सा उस पर चिल्ला रहा था, पर वो जिस वे में उसको बोल रहा था वो लड़की को तो लगेगा ना कि उसका जॉब स्टेक में है, एंड उसको अगर ट्रेनिंग नहीं मिली, अगर वो नई एम्प्लॉय भी है तो उसको तो पता नहीं अभी किसको रेफ़र करना है। उसको शायद अगर नहीं पता कि उसके बॉसेस में से या उसके दूसरे एम्प्लॉयज़ में से कौन मराठी स्पीकिंग है, या दूसरे, वो एक ऑफ़िस थी, ऑफ़िस में और भी लोग बैठे हुए थे। नाउ दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम, उसको एक हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट जैसा सिचुएशन भी चल रहा था। हॉस्टाइल मतलब ऐसा हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट नहीं जो मतलब बहुत ऐसे स्ट्रांगली हॉस्टाइल है, बट इट वॉज सटली कोवर्ट हॉस्टाइल, क्योंकि अगर वो सपोर्टेड होती, अगर उसके बाकी के एम्प्लॉयज़ उसके ऊपर चिल्लाना देख के अगर उस पर थोड़ा सा रहम खा लेते या समझ लेते कि प्रॉब्लम ऐसा है, और उनमें से अगर किसी को भी मराठी आती है तो उनको इंटरवीन करना चाहिए था या पूछना चाहिए था कि इज़ इट ओके मैं बात करूँ ये कस्टमर से, पर किसी ने इंटरवेन नहीं किया, क्योंकि अगेन मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ या तो हॉस्टाइल है या तो डेलीब्रेट, कोई डेलीब्रेटली, जब जो लोग को ना मराठी आती है पर हेल्प नहीं करना चाहते वो लोग डेलीब्रेटली हॉस्टाइल होते हैं, कोई इनएडवर्टेंटली हॉस्टाइल हो जाते हैं क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है, वो लोग भी नए एम्प्लॉयज़ होंगे तो उन्होंने ट्रेनिंग ही नहीं ली है कि कैसे इंटरवीन करना है बीच में आके और बात करनी है और कैसे इंटरेक्ट करना है सोशली, कैसे हेल्प करना है एक अपने ही कंपनी के इंसान को, क्योंकि आप एक ही कंपनी के तो पार्ट हो, तो अगर आपने हेल्प कर दिया आपके फ्रेंड को या कोवर्कर को तो वो यू शुड हेल्प, बट वो हेल्प वाला एटीट्यूड भी धीरे धीरे इंडिया में लोगों के बीच में से जा रहा है। हेल्प एंड कोऑपरेशन वाला जो एटीट्यूड है वो कभी कभी होता नहीं है कोई वर्क प्लेस में, और किसी ने या तो ट्रेनिंग भी नहीं ली होती है। अगेन हेल्पफुलनेस तो तब आएगा ना जब आपकी फैमिली लाइफ में आपने हेल्पफुलनेस होना सीखा है। मेरे फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो लोग बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है, पर मैं यूएस में रही थी करके, या हेल्पफुल हैं तो बहुत बेयर मिनिमम में हेल्पफुल है कि किसी ने पूछ लिया हेल्प तो तब हेल्प कर देंगे, खुद से सोच के हेल्पफुल पर्सन जो होता है ना उसको पूछना नहीं पड़ता हेल्प के लिए, वो खुद से सोच के भी आपको कभी कभी आपको पूछना पड़ेगा, पर कभी कभी वो बिल्कुल आपके बिना बोले आपको हेल्प कर देगा या पूछ लेगा आपको कि आपको क्या चाहिए। ये होता है ट्रू हेल्पफुलनेस। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं रियल हेल्पफुल इंसान का। वो पूछेगा, वो बिना पूछे बहुत कुछ कर सकता है या सकती है, एंड वो बिना पूछे भी करेगा, और अगर दिख रहा है उसको कि कोई डिस्ट्रेस्ड है तो वो खुद से जाके मदद करने के लिए रेडी होता है या पूछ लेता है कि क्या आपको मदद चाहिए, राइट? पर यहाँ कोई हेल्पफुल था नहीं वो लड़की के बारे में, और ये लड़की को समझ में आ रहा था, तो वो तो सेकेंडली उसकी वजह से भी पैनिक करेगी, और कंसिडरिंग उसका पैनिक लेवल इतना हाई है वो कुछ भी नहीं चिल्लाई, और ये आदमी का भी पैनिक लेवल हाई था पर उसने चिल्लाया, एंड वो ज़्यादा चिल्ला रहा था एक्चुअली, वो ज़्यादा उस डिमांडिंग था, एंड अथॉरिटेटिवली भी डिमांडिंग नहीं था। उसका राइट है मराठी में किसी से स्पीक करना, पर ज़रूरी नहीं है कि बॉम्बे जैसे शहर में उसको मिलेगा इंसान जो मराठी जाने, क्योंकि बॉम्बे में बहुत सारे इंटरनेशनल लोग भी काम करते हैं, सिर्फ इंडियंस काम नहीं करते, नॉन इंडियंस भी बॉम्बे में काम करते हैं, उनको तो हिंदी तक नहीं आती होगी, उनको सिर्फ इंग्लिश आती होगी। तो ये सब तो आपका कॉस्मोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने का यही है कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं रहते उनको भी समझना है कि हाँ, मुंबई पार्ट है महाराष्ट्र का, पर मुंबई में बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनको मराठी नहीं आती, और ये मुंबई में नहीं भी हुआ है, सपोज़ ये पुणे या नागपुर में हुआ है, तब भी आप समझिए कि पुणे नागपुर में भी कभी कभी लोग जा सकते हैं वर्क करने के लिए जिनको शायद मराठी न आए, राइट? या बहुत ही कम मराठी आए कि आपको पूरी तरह से वो क्लियरली हेल्प ना कर सके। तो ये चीज़ एक है। इसमें मेन चीज़ ये है समझना कि जब कोई गलत होता नहीं है तब कैसे हैंडल करे सिचुएशन, और जब सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही तो उस वक्त
कंपनी को कैसे इसको मैनेज करना चाहिए अगर ये प्रॉब्लम एस्केलेट हो गई तो या आप ऐसे रख सकते हो कि हर सेंटर में एक अगर लॉ निकल आए महाराष्ट्र में कि मराठी स्पीकिंग कोई होना चाहिए। आजकल तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एज है। आप एक फ़ोन कॉल में एक मैनेजर को रख सकते हैं कि आपका अगर 10 सेंटर है मुंबई के एक पर्टिकुलर एरिया में, वो 10 सेंटर्स में से एक सेंटर हेड जो है उसको शायद मराठी आनी चाहिए कि वो मराठी स्पीकिंग एक पर्सन को फॉलोअप के लिए दे फ़ोन। या अगर आपके सेंटर में ही कोई मराठी स्पीकिंग पर्सन है उससे बात करके अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया तो वेरी गुड। पर अगर आपके सेंटर में कोई मराठी स्पीकिंग पर्सन नहीं है तो आप किसी हेड को तो रखिए एक फुल एरिया का कि 100 एम्प्लॉयज़ का जो हेड होगा उसको मराठी आए, और कस्टमर इश्यूज़ जो मराठी लेवल के हैं वो रिजॉल्व करने के लिए एक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव आप रख सकते हैं, राइट। और आप तो टेलीफोन कंपनी है तो आपको तो ये तो टेलीफोन कंपनी के लिए एक बोनस लर्निंग एक्सपीरियंस है एक्चुअली कम्युनिकेशन को बेटर समझने का, क्योंकि कम्युनिकेशन जस्ट डजंट मीन कि आप एक सिम कार्ड दे दो और हो गया। और ये भी एक एक्चुअल प्रॉब्लम है, वो कस्टमर का प्रॉब्लम शायद यही था कि और बहुत सारे कस्टमर सर्विस रिलेटेड मैं प्रॉब्लम्स बताऊंगी, मैंने बहुत फेस की है लास्ट फ्यू इयर्स में। और मैं बहुत सिक थी, तो मुझे मतलब इतनी सिक थी कि पैनिक में बहुत बार मैं चिल्ला के भी बात की हूँ कोई लोगों से। कभी कभी इतना लाइफ थ्रेटनिंग कस्टमर सर्विस इशू चल रहा था जो वो लोग नहीं रिजॉल्व करेंगे तो मल्टीपल कस्टमर्स पे इम्पैक्ट आएगा उसका। तो उस चीज़ को सोच के ही मैं इतने पैनिक में थी कि मैंने एक घंटा आधा घंटा लगा दिया कस्टमर सर्विस कॉल्स में लोगों के साथ कि उनको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि मैनी कस्टमर सर्विस का ट्रेनिंग भी बहुत ख़राब है इंडिया में। और ऑल ओवर ग्लोबली, नॉट जस्ट मुंबई, ग्लोबली भी बोल सकते थोड़ा ख़राब है। क्योंकि आउटसाइड यूएस जब मैं रहती थी तभी भी थोड़ा टेक रिलेटेड कस्टमर केयर के लिए मैंने जब कॉल किया है, सारे कस्टमर केयर के जो आजकल के ट्रेंड लोग हैं और बेसिक जो कस्टमर सर्विस के ट्रेनिंग्स जिनको उन लोग लेते हैं, हायर करते हैं, किसी को राइट ट्रेनिंग आती नहीं है हाउ टू प्रोवाइड सर्विस ओरिएंटेड कल्चर ही चला गया। अगर हम मतलबी जो गेन वाला कल्चर के बारे में मैं बात कर रही थी पहले, वो जो गेन वाला कल्चर होता है, जब हम गेन में होते हैं ना, कोई सर्विस ओरिएंटेड पर्सन बहुत कम रह जाते हैं, क्योंकि सब सिर्फ गेन को चेज़ कर रहे होते हैं, सर्विस को कोई चेज़ नहीं कर रहा होता है। जबकि इक्वल बैलेंस अगर आपको लाइफ में कहीं पे भी लाना है, बिजनेस पर्सपेक्टिव हो, लाइफ का रियल लाइफ का कोई लेसन हो या सोशल इंटरैक्शन हो, कम्युनिकेशन हो, हर जगह आपको गेन प्लस ये भी दूसरे पर्सन का पर्सपेक्टिव जानना प्लस अंडरस्टैंड करना वो गेन कैसे सबको बेनिफिट करेगा, वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का। पर जब हम वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ही भूलने लग जाते हैं या समझ ही नहीं पाते या समझाने वाले लोग कम हो जाते हैं, तब क्या होता है कि ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाते हैं। आपने तो राइट ट्रेनिंग नहीं दी होती है। ये कस्टमर सर्विस वाले एरिया में अगर वो कस्टमर का इशू, ऐसा कोई इशू होता जिसमें राइट इंटरवेंशन ही इन्होंने कंपनी ने क्रिएट नहीं की है, तो वो भी एक प्रॉब्लम। क्योंकि वो मेरे प्रीवियस वीडियो में मैं जब बता रही थी हेल्थ का चैलेंज कि ऑनलाइन फूड के इतने कंपनीज़ हैं, फूड के इतने कंपनीज़ में कोई कंपनीज़ ने कोई आउटलेट नहीं रखा है जहाँ पे कस्टमर्स अपने कमेंट्स डाल सके, रेटिंग्स कोई सिर्फ रेटिंग्स लेते हैं। अब रेटिंग्स में भी बहुत ग्लिच है, बहुत मतलब द होल टेक इंडस्ट्री जो ऑपरेट कर रहा है, आईटी और टेक इंडस्ट्री जो ऑपरेट कर रहा है मैनी कस्टमर सर्विस रिलेटेड इश्यूज़ को, वो लोग तो इतने ही लॉजिक ओरिएंटेड होते हैं, वो लोग तो रियल लाइफ के रियलिटी से ही कोई लोग बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे रीज़न्स है उसके भी, और वो साइकोलॉजिकल रीज़न्स के बारे में मैं बाद में बताऊंगी। पर जो रियलिटी है मगर जो कस्टमर का, कि कस्टमर सर्विस के लोगों को राइट ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। बहुत सारी कंपनीज़ फर्जी एंड फरजाना टाइप ट्रेनिंग, मतलब ऐसे टाइप बहुत ऐसे लोगों को मैं गाली नहीं देना चाहती, पर मेरे मुँह से भी गाली का एक वर्ड निकल रहा था। लोगों को बुद्धू का एक गाली वर्ड निकल रहा था मेरे मुंह से। बुद्धू बनाने के इसमें है, बुद्धू मतलब क्या, लोगों से सिर्फ पैसे ऐंठने के इसमें पड़े हुए हैं।
आप अगर सिर्फ लोगों से पैसा ऐंठना चाहते हो पर पैसे के रिटर्न में आप सर्विस या प्रोडक्ट, राइट प्रोडक्ट सर्विस दोनों ही नहीं दे रहे, या दोनों में ही कोई ग्लिच है या कोई अननोन रीसेंट ग्लिच आ गया है जो आपके कस्टमर केयर को पता ही नहीं है वो ग्लिच का इम्पैक्ट क्या है, ओवर अर्चिंग इम्पैक्ट क्या होने वाला है, तो उस वक्त तो कस्टमर को लगेगा ही ना कि मेरा तो बुद्धू बनाया जा रहा है, या मैं गाली वाला वर्ड नहीं यूज़ करना चाहती पर मेरे को तो ऐसा बनाया जा रहा है कि मेरे को उल्लू बनाया जा रहा है, मेरे पीछे इन लोग ये लोग पैसा तो बहुत ले रहे हैं, विच वो कस्टमर जो है उसका मेन प्रॉब्लम वही हुआ होगा। मेरे को मराठी नहीं भी आई तो मैं बहुत इंट्यूटिव पर्सन हूँ, और नॉट जस्ट इंट्यूटिव पर्सन, नोइंग कि इंडिया में चल क्या रहा है राइट नाउ, और कस्टमर केयर वाले लोग कैसे बात करते हैं और क्या ट्रेनिंग उनको मिली है। मैंने बहुत सारे कंपनीज़ के कस्टमर केयर के लोगों से डील किया है, ट्रैवल कंपनीज़ हो, एयरलाइन कंपनीज़ हो, इंटरनेशनल में भी डील किया है, और मैं खुद भी एक कस्टमर सर्विस ऑफ़र करने वाली पर्सन थी जब मैं फार्मेसी में वर्क करती थी, क्योंकि वो रिटेल स्टोर के अंदर था तो मुझे रिटेल कस्टमर्स के साथ भी कस्टमर सर्विस उनको डिलीवर करना पड़ता था। तो वहाँ पे मगर बिकॉज मैं एक ऐसी जगह रही हूँ जहाँ पे सर्विस ओरिएंटेड मेंटालिटी है वहाँ के लोगों की, वहाँ का जो रिलीजन भी है मॉर्मनिज़म है, तो वो लोग एक सेक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी है और वो लोग बहुत सर्विस ओरिएंटेड वर्क करते हैं, वो लोग मिशनरी वर्क भी करते हैं ग्लोबली जाके। तो वो लोग बिकॉज मिशनरी वर्क करते हैं, सर्विस ओरिएंटेड वर्क करते हैं, उनसे ही मेरे फैमिली में बहुत कम सर्विस ओरिएंटेड लोग मैंने देखे हैं। कोई लोग हैं सर्विस ओरिएंटेड, बट मेजॉरिटी पीपल सर्विस ओरिएंटेड नहीं है। मेजॉरिटी सिर्फ काम से काम मतलब रखते हैं और बहुत सेल्फिशली काम करते हैं, या सिर्फ पूछ लिया किसी ने हेल्प तो तब हेल्प कर देंगे, पर खुद से उनसे हेल्प करना आता नहीं है, वो स्किल उन्होंने सीखा नहीं या पिकअप नहीं किया। इवन दो उनके पहले वाले जनरेशन में बहुत सारे लोग थे जिनके अंदर खुद से हेल्प करने वाली प्रवृत्ति थी, खुद से सीखने वाली, खुद से आग बढ़ा के कुछ करने वाला इनिशिएटिव बहुत सारे लोगों में था, पर वो लोग जब मर गए उनके स्किल्स नेक्स्ट जनरेशन ने कम्प्लीटली पिकअप नहीं किया, या 90% पिकअप ही नहीं किया। तो इसलिए ये खोया, इट्स अ स्किल सेट जो आप तब डेवलप करोगे जब आप सर्विस ओरिएंटेड लोगों को देखोगे, आपके अंदर सर्विस ओरिएंटेड भावना आएगी, या आप इतने मिजरेबल लाइफ में हो जहाँ पे किसी ने आपको कभी सर्विस नहीं दिया है, तो उसी की मिजरी की वजह से आपको सर्विस का वैल्यू समझ में आ जाएगा। जो मेरे साथ हुआ है कि मेरे लाइफ में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने वो सर्विस वाले भावना से कुछ किया है, मेरे साथ इंटरैक्ट किया है, हेल्प किया है, बट जिन्होंने भी किया है मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि वो लोग मुझे ना जानते हुए भी बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया है, ना जानते हुए भी ऐसा कुछ कर दिया जो घर के लोगों ने ही कभी नहीं किया। तो बिकॉज़ वो लोग सच में ही सर्विस ओरिएंटेड है, सच में ही डीपली केयरिंग इंसान है, तो जो सच में ट्रू जिनका इनर कोर नेचर है सर्विस प्रोवाइड करने का, या डीपली हेल्पफुल होने का, या माइंडफुली केयरफुली हेल्प करने का किसी को, वो लोग एक्चुअली ऐसे कस्टमर सर्विस के इंडस्ट्री में या कोई भी बिज़नेस में जब उनको अच्छा कस्टमर केयर देना है लोगों को, उनको ऐसे लोगों को हायर करना चाहिए। पर हमारा सोसाइटी जो है इतना ज़्यादा फ्लैशी चीज़ों को बिलीव करता है और इतना ज़्यादा गेन और प्रॉफिट के ऊपर ही ओरिएंटेड रहता है कि ट्रू कस्टमर सर्विस, कस्टमर केयर, कस्टमर सपोर्टिव चॉइसेस वाले लोगों को बहुत कम इंडस्ट्रीज़ एक्चुअली हायर करती है या रिटेन करती है, बिकॉज नंबर्स गेम में क्या हो जाता है, और इसी की वजह से भी इंडस्ट्रीज़ फेल होती हैं या होंगी इवेंचुअली, अगर ज़्यादा ही कुछ नंबर्स गेम वाले लोग उनके जॉब में हैं और कम रियल सर्विस ओरिएंटेड पीपल, रियल केयरफुल पीपल, रियल माइंडफुल पीपल को उन्होंने निकाल दिया अगर जॉब से। क्योंकि जैसे अगर मैंने कहा कि मैं बहुत सारे लोगों से कस्टमर सर्विस में इंटरेक्ट की हूँ रिसेंट टाइम्स में, और मेरे बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस चल रहे थे, इसकी वजह से मुझे पूछना ही पड़ा वो इश्यूज़ को रिजॉल्व करने का कुछ। इट वॉज़ अनयूजुअल। अगर मैं हेल्दी रहती, अगर मैं फाइनेंशियली भी हेल्दी होती और फिज़िकली भी हेल्दी होती,
तो मैं उतना लॉन्ग लॉन्ग कॉल्स नहीं लेती या छोड़ देती, लाइक नॉर्मल कस्टमर्स क्या है करके छोड़ देती। पर मेरा हेल्थ ही इतने रिस्क में था और कुछ कुछ चीज़ों का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट था ऑफ मल्टीपल पॉपुलेशन ग्रुप्स का हेल्थ इम्पैक्ट होगा या फंक्शनैलिटी इम्पैक्ट होगी, और मैं बहुत ऑपरेशंस ओरिएंटेड पर्सन हूँ, तो मुझे ऑपरेशनली ही दिख जाता था कि ये वाला चीज़ अगर वो कंपनी ने सॉल्व नहीं किया तो उसका कितना लॉन्ग टर्म रिपरकशन वो कंपनी का होगा। और ये मैं वो कस्टमर सर्विस पर्सन को ही बोल दी हूँ बहुत बार। अगर मैंने ईमेल में लिखा है तो ईमेल में ही कह दिया है बहुत बार, फ़ोन कॉल किया है तो फ़ोन कॉल में ही मैंने 30 मिनट्स 20 मिनट्स जितना टाइम का वो प्रॉब्लम है उतना मिनट्स लगाया है वो प्रॉब्लम को बताने के लिए। और हमेशा इतने काम वॉइस में नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं तभी पैनिक थी, हेल्थ डिस्ट्रेस चल रहा था, कुछ और चल रहा था प्रॉब्लम्स, तो तब मैंने पैनिक जोन में भी थोड़ा बात किया है, थोड़ा सा काम जोन में बात किया है। तो ऐसे सब हुआ है मेरे कस्टमर सर्विस कॉल्स में। एंड मेरे को पता है कि कैसे कस्टमर सर्विस की कॉल्स को ट्रैक किया जाता है। मैंने एक डेटा एनालिटिक्स का कोर्स किया है, प्लस आई ऑलरेडी नो कि रिटेल का ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस बिज़नेस स्कूल में भी पढ़ी हूँ, खुद भी रिटेल में बिज़नेस प्रैक्टिस किया है। और तो मुझे पता है कि वो हडल्स होते हैं, जो कस्टमर केयर के हडल्स होते हैं। और इंडिया में एक बार मैंने एक मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन भी की थी, फिर मैं छोड़ दी थी वो वाला जॉब। मेरे को देखा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी वैसा वाला जॉब, तो मैं छोड़ दिया था। बट मुझे मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ पता है, कस्टमर सर्विस के बारे में बहुत कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस से प्लस एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस से पता है, प्लस एज अ कस्टमर कहाँ कहाँ फ्लॉज हो रहा है वो भी अभी मुझे समझ में आ रहा है। तो फ्लॉज ये है कि बहुत सारे कस्टमर सर्विस के कंपनीज़ के लोगों को सिर्फ ये ट्रेनिंग मिली है कि मीठा बात करने का ट्रेनिंग मिला है, पर मीठा बात करना आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता। और किसी किसी को अथॉरिटेटिवली बात करने की ट्रेनिंग मिली है, जो नेचुरली वो लड़की अथॉरिटेटिवली बात कर रही थी। पर अथॉरिटेटिवली बात करना लड़कियां अगर करती हैं तो लड़के बहुत ज़्यादा ईगोटिस्टिकल लड़के जो होते हैं या अपने आप के बारे में इनसिक्योर लड़के जो होते हैं वो, या कुछ भी उनको फ्रस्ट्रेटेड लड़के जो होते हैं, वो लोग वो अथॉरिटेटिव लड़कियों को नहीं एक्सेप्ट करते। तो ये एक मेजर चीज़ है। बट ये शिफ्ट जो है ना, जो अथॉरिटेटिव लड़कियों को जब लोग एक्सेप्ट नहीं करते या समझते कि कुछ गलत है या गड़बड़ है, वो एक एटीट्यूड शिफ्ट है, ग्लोबल एटीट्यूड शिफ्ट जो वर्ल्ड में लाना है और आएगा। मे बी अभी डिपेंड करता है जो कंपनी हो, कंट्री हो, कल्चर हो, जितना प्रोग्रेसिव होगा वो उतना अथॉरिटेटिव लड़कियों को एक्सेप्ट करेगा और उसका प्लेस समझेगा कि अथॉरिटेटिव लड़कियों का प्लेस क्या है, कहाँ है, ठीक है। पर जो फैमिली कल्चर सिस्टम नहीं समझेगा वो उसी का रीप करेगा लैक ऑफ बेनिफिट, क्योंकि अथॉरिटेटिव लड़कियों का भी होना ज़रूरी है वर्कफोर्स में, सॉफ्ट लड़कियों का होना भी ज़रूरी है, जैसे ही अथॉरिटेटिव लड़के और सॉफ्ट लड़कों का होना ज़रूरी होता है। ये बैलेंस होता है लाइफ का कि हर प्रकार के लोगों का होना ज़रूरी होता है लाइफ में, क्योंकि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग प्रकार के लोग चाहिए होते हैं वो चीज़ को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो वो लड़की को अथॉरिटेटिव, वो डरी हुई थी करके और उसका जॉब स्टेक में ना आ जाए इसलिए वो अथॉरिटेटिवली बात कर रही थी, क्योंकि और वो कुछ गलत भी नहीं बोल रही थी। उसने सिर्फ इतना, उसको चैलेंज किया गया कि तुम मराठी क्यों नहीं जानती, तो वो बोल रही थी कि महाराष्ट्र में हूँ तो क्या हुआ, इस शहर में तो हिंदी में बात करते हैं लोग। उसने ऐसा कहा नहीं, पर उसका जिस्ट, उसका एटीट्यूड वॉज सेइंग दैट। उसने वर्बली ऐसा नहीं कहा क्योंकि वो पोलाइट थी, पोलाइट लड़की थी और शांति थी कंपेयर टू एनी अदर। मैं होती तो मैं तो बोल ही देती कि मुंबई में तो मैं इतने साल रही हूँ, मैंने हिंदी में ही सबसे बात की है, मैं वो बोल ही देती आउटराइटली। पर कोई कोई लोग उतना आउटराइट नहीं होते, नहीं बोल पाते, तो वो बोली नहीं, पर उसका वर्ड्स के स्ट्रक्चरिंग ऐसा था कि वो वैसे बोलने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पे तो चल जाता है, यहाँ पे मराठी ज़रूरी नहीं है, ऐसा करके वो। और इंडिया है तो इंडिया में तो हिंदी भी बोल सकते हैं, ऐसा टाइप भी उसने बोला है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि ये तो शॉर्ट क्लिप है, उनका कॉन्वर्सेशन हाफ एन आवर का, 20 मिनट्स का, 15 मिनट्स का हुआ रह सकता है। एंड वो राइट है। पर जब कस्टमर, और यही है प्रॉब्लम कि जब कस्टमर कोई कंप्लेन आपको दे रहा है या कोई भी आपको कोई कंप्लेन दे रहा है, हम सबको सुनने का ज़रूरी है और सुन के एक्नॉलेज भी करना ज़रूरी है कि दूसरे पर्सन का प्रॉब्लम। और जब हम हमारी फैमिली लाइफ में, सोशल लाइफ में और वर्क लाइफ में हमको इस चीज़ की भी ट्रेनिंग नहीं मिली होती है, तो तब हम ये नहीं कर सकते। मैंने
कस्टमर सर्विस का वो मैं बोली ना कि मैं सर्विस ओरिएंटेड स्टेट में रही थी यूएस में, इसलिए मुझे डीपर रियल सर्विस समझा, और वो लोग फेक सर्विस नहीं प्रोवाइड करते थे। मेरा भाई है, जब मैं यूएस से वापस आई, उसको लगा कि जब मैं अच्छे से बात करती हूँ, मीठे से किसी से बात करती हूँ, उसको लगता है कि मैं फेकली बात कर रही हूँ किसी से मीठे से, पर ऐसा नहीं है। मैं कड़वा भी सबसे बात करती हूँ, हर इंसान से। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो, या कोई ऐसा चीज़ लगा जिसमें मुझे लगा कि इस पर्सन को कड़वी बात सुनना ज़रूरी है, मैं कड़वी बात भी करती हूँ। और मीठी बात जिसको सुनने की ज़रूरत है या चाहिए अभी कि मैं उससे मीठी तरह से बात करूँ, तो मीठा बात भी मैं करती हूँ कि मैं नीड अकॉर्डिंग बात करती हूँ, नीड अकॉर्डिंग, एंड ऑब्वियसली कभी कभी मूड अकॉर्डिंग। अगर मेरा मूड ज़्यादा ही कुछ ख़राब हो चुका है तो ऑब्वियसली आई विल बी अ वेरी मूडी इंसान और रूडली कुछ बोल दिया होगा। पर जो इंटेंशनली जब मैं बात कर रही हूँ, जब मूड रिलेटेड कुछ नहीं है, इट्स अ कॉन्शियस चॉइस रिलेटेड कन्वर्सेशन किसी के साथ, वो कॉन्शियस चॉइस रिलेटेड कॉन्वर्सेशन में भी कभी कभी लोगों को ऐसे लगता है कि क्रिटिसिज्म या फीडबैक हमेशा मीठे वे से ही मिलना चाहिए, पर ये फॉल्स पैराडाइम है। हमेशा कोई क्रिटिकल मोमेंट्स में आप मीठे वे से नहीं रिस्पॉन्ड कर सकते, सॉफ्ट वे से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, जेंटली रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। कोई क्रिटिकल सिचुएशन में फ्रस्ट्रेशन इज़ अ वेरी नीडेड थिंग। तो वो जो मराठी आदमी था जो फ्रस्ट्रेटेड था एयरटेल से, उसका फ्रस्ट्रेशन को एक्नॉलेज करना ज़रूरी है। क्यों पता है? दो उसका वो कॉन्वर्सेशन जो क्लिप मैंने देखा है वो मराठी बोलने के बारे में था, एक्चुअल इशू मगर मराठी बोलने से रिलेटेड था ही नहीं। अगर ना वो लड़की के जगह एक मराठी स्पीकिंग कस्टमर सर्विस पर्सन भी उनसे बात करता ना, एयरटेल का कोई पॉलिसी ही कुछ गड़बड़ है जो वो पर्सन इसलिए फ्रस्ट्रेटेड था। मेन रीज़न, और ये भी बहुत होता है, लोग ये रिकग्नाइज़ नहीं करते कि रियल रीज़न क्या है, रूट कॉज क्या है फ्रस्ट्रेशन का। वन कॉजेज़ कि उसका पर्सनल फ्रस्ट्रेशन ये है कि मराठी में उससे कोई कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तो उसको लग रहा है मैं मराठी स्पीकिंग इंसान से बात करता तो मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता। क्यों? क्योंकि वो तो कस्टमर सर्विस रिलेटेड इंडस्ट्री में वर्क नहीं किया है, रिटेल में वर्क नहीं किया है। वो तो एक सिंपल कस्टमर है, वो कोई साधारण सा नॉर्मल सा आदमी होगा, वो शायद थोड़ा सा एक गरीब सा भी आदमी होगा, ऐसा आदमी होगा जो ज़्यादा इंटरेक्ट भी नहीं करता शायद लोगों से, वैसा टाइप अपने से ही मतलब थोड़ा सा फार्मर टाइप इंसान मुझे लग रहा था, फार्मर या लोकल छोटा सा बिजनेस ओनर टाइप इंसान लग रहा था मुझे वो उसकी बातों से। ठीक है, क्योंकि वही लोग जो थोड़ा ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे, क्योंकि फार्मर अपने काम से ही काम मतलब रखता है ना, तो वो एक फार्मर या 2-3 फार्मर से ही बात करता होगा, उससे ज़्यादा उसके पास टाइम नहीं, क्योंकि वो कोई लेबरर होगा। जो लेबरर्स होते हैं वो सिर्फ अपने लेबरर ग्रुप से ही बात करते होंगे, और उससे ज़्यादा उनके पास ना टाइम नहीं है। वो लोग क्योंकि इतने बिज़ी रहते हैं अपने वर्क में कि अपने सोशल सर्कल के अलावा जो वर्क में उनको मिलता है या घर में मिलता है उसको छोड़ के उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने वेजेस अर्न करने में ही इतने बिज़ी होंगे। ठीक है, तो वही इंसान ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होगा। कौन सा इंसान, मेरे पास टाइम है, मैंने टाइम लिया, मेरे पास बीमारी थी और बहुत सारे अदर कंडीशंस थे, सोशल कंडीशंस थे, जिसकी वजह से मैं इतने सारे टॉपिक्स पे डिस्कस कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने टाइम लिया बैठ के सोचने के लिए ये सब टॉपिक्स के ऊपर। मेरे पास टाइम था, मेरे को भगवान ने टाइम दिया, कुछ मैंने खुद से लिया है टाइम ऑफ फ्रॉम वर्क, ये टॉपिक्स पे सोच के इसके ऊपर बात करने के लिए और ये टॉपिक्स को डीपली समझने के लिए। पर ये सब सिर्फ क्या मैंने लास्ट 10 ईयर्स में कस्टमर्स को समझा? नहीं, मैं बहुत अच्छा कस्टमर सर्विस का काम करती थी जब मैं यूएस में रहती थी, और वहाँ पे मुझे कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं था क्योंकि मेरा इंग्लिश लैंग्वेज स्किल अच्छा था। पर वहाँ पे भी मुझे लैंग्वेज बैरियर वाले पेशेंट्स मिले थे। 2-3 पेशेंट्स थे जो यूरोपियन थे, कुछ पेशेंट्स थे जो स्पेनिश स्पीकिंग थे, तो तब मुझे उनसे भी बात करने का कि कैसे उनसे कम्युनिकेट करें। मैं तभी ऑनलाइन स्पेनिश ट्रांसलेशन ऐप है, वहाँ जाके कुछ वर्ड्स कभी कभी निकाल के उनको देती थी। अगर मुझे पता था कि उनका लैंग्वेज क्या है, वो लैंग्वेज के ऐप्स खोल के कभी कभार, बहुत नहीं किया है क्योंकि बहुत टेल एंड ऑफ मेरे वर्क एक्सपीरियंस में मुझे लैंग्वेज का बैरियर आया। पर फर्स्ट 5-6 ईयर्स मुझे कोई लैंग्वेज के बैरियर वाले पेशेंट्स मिले ही नहीं, क्योंकि सेम थिंग, मैं अमेरिका में रहती हूँ तो अमेरिका में सबको इंग्लिश आनी चाहिए, और अमेरिका में ऐसे होता है, ये सेम एटीट्यूड अमेरिका में भी है। ऐसा नहीं है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये एटीट्यूड नहीं है। और अगर आप सपोज़ फ्रांस गए तो फ्रांस में भी एटीट्यूड है कि फ्रांस में हो तो आपको फ्रेंच आना चाहिए।
अब वो फ्रेंच में अगर आप बचपन से वहाँ चले गए या बहुत साल वहाँ रहे तो आप शायद फ्रेंच पिकअप कर लो, आपका लैंग्वेज स्किल अगर बहुत अच्छा है तो भी आप पिकअप कर लो। पर कोई कोई लोग हैं जिनका लैंग्वेज स्किल इतना अच्छा नहीं होगा तो वो पिकअप ही नहीं करेंगे ये दूसरा लैंग्वेज दूसरे कंट्री में जाके। तो इसीलिए बहुत सारे वहाँ मेक्सिको के लोग और साउथ अमेरिका के लोग आते हैं या यूरोप के भी होते हैं और इंटरनेशनल बहुत लोग रहते हैं यूएस में, क्योंकि यूएस भी एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर वाला कंट्री है। एंड इवन दो मैं एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं रहती थी, बिगेस्ट सिटी ऑफ यूएस में नहीं रहती थी, बट इट इज़ अ कैपिटल सिटी ऑफ यूएस, तो एक स्टेट का कैपिटल था। तो वो स्टेट के कैपिटल में भी इसीलिए नेचुरली मल्टीलिंगुअल पॉपुलेशन फ्लोट करता रहता है। तो इसके वजह से भी और ज़्यादा मल्टीलिंगुअल पॉपुलेशन रहेगा दैन द रेस्ट ऑफ द स्टेट। तो वो वाले स्टेट में भी इसलिए आ गया, मुझे भी लैंग्वेज बैरियर वाले लोग आ गए। एक बार दो बार मुझे इंडियंस भी मिले एज पेशेंट्स, तो वो इंडियन जो पेशेंट्स थे उनके साथ तो मैं मज़े में हिंदी में बात कर रही थी। पर अगर सपोज़ वो तमिल पेशेंट होते या मराठी पेशेंट होते और उनको हिंदी नहीं आती होती, तब तो मुझे इंडियन होते हुए भी उनके साथ अंग्रेज़ी में ही बात करनी पड़ती, राइट? क्योंकि वैसे पेशेंट्स भी थे जिनके साथ सिर्फ मैं इंग्लिश में बात कर सकती हूँ, राइट? पेशेंट्स हो, फ्रेंड्स हो इंडिया से। तो ये जो चीज़ है, मेन चीज़ ये है, कम्युनिकेशन के लिए आपको सिर्फ एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए और दूसरों को अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी चाहिए। और कस्टमर सर्विस के लिए यहाँ पे दो इश्यूज़ थे, कम्युनिकेशन इशू और कस्टमर सर्विस इशू। कस्टमर सर्विस इश्यूज़ के लिए आपको कस्टमर के पर्सपेक्टिव से सब कुछ देखना पड़ता है। और मैंने अभी बैठ के कस्टमर के पर्सपेक्टिव से इतने सारे इंडस्ट्रीज़ को लास्ट 10 ईयर्स में पैसे दिए हैं, और पैसे ही नहीं दिए हैं, उनका पूरा कस्टमर सर्विस एस्पेक्ट को ही पूरा स्टडी कर लिया है। और उस पर मैं किताब तक लिख सकती हूँ, मैंने इतने अच्छे से स्टडी किया है हर एक कंपनी को। जो जो कंपनी से मुझे फ्रस्ट्रेशन हुआ है, प्रॉब्लम्स, ऑपरेशनल फ्रस्ट्रेशन हुआ है, कस्टमर सर्विस इम्पैक्ट का फ्रस्ट्रेशन हुआ है, प्लस लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्पैक्ट एंड बिजनेस इम्पैक्ट, वो लोग क्या करने वाले हैं फ्यूचर में अपने कंपनी का, अगर ऐसे ही एम्प्लॉयज़ वो लोग हमेशा हायर करते रहेंगे, वो तक मुझे समझ में आया है। हर एक वो कंपनी को जिस कंपनी में मैंने बहुत बहुत हज़ार से लाख खर्चा कर दिया है उनके ऊपर। बहुत कंपनीज़ है जिन्होंने मेरे से हज़ार से लाख तक का खर्चा लिया है लास्ट फ्यू ईयर्स में, बट उनका जो आउटपुट है वो खर्चा लेने के बाद दैट आउटपुट इज़ नॉट गुड। और वो उन्होंने सिर्फ मुझसे लिया है क्या? नहीं, हर कॉमन इंडियन जो मेरे जैसे अगर अर्निंग पहले करता था या अभी करता है या मुझसे भी ग्रेटर, मैं तो अभी अर्न भी नहीं करती पर मुझे खर्चा करना पड़ा कुछ कुछ चीज़ों में, कुछ कुछ मजबूरी की वजह से भी, और कुछ कुछ बस भगवान मुझसे खर्चा कराना चाहता था और खर्चा किया तो उसका एक पर्पस निकल गया कि बिकॉज मुझे अच्छा लगता है हेल्थ केयर के बारे में, बिज़नेस के बारे में, कस्टमर सर्विस के बारे में, कस्टमर केयर पर्सपेक्टिव के बारे में समझना और डीपली सोचना, और सोच के ना सिर्फ सोचना, मुझे उसका फ्यूचर भी दिख जाता है। बिकॉज मैं नेचुरल ट्रेजेक्ट्री बहुत सारी चीज़ों का बहुत जल्दी समझ आती हूँ, क्योंकि वो एक नेचुरल एक और स्किल आ जाता है लोगों में जिनको कोई सपोर्ट नहीं करता, उनको जल्दी समझना पड़ता है कि डेंजर जब है या प्रॉब्लम जब है उसको जल्दी से कैसे रिजॉल्व करें, क्योंकि उनको लिए रिजॉल्व करने के लिए कोई है नहीं। तो जहाँ आपके लिए रिजॉल्व करने के लिए कोई होता नहीं है, आप जल्दी से सीख जाते हो। ये मेरे कंपनी में भी मेरे साथ हुआ था, क्योंकि मैं वो ऐसे रिटेल कंपनी में वर्क करती थी जहाँ पे एक बॉस, मतलब मेरे 2 बॉस होने चाहिए थे सुपरवाइज़र्स जब मैं ज्वाइन की थी कंपनी, पर एक सुपरवाइज़र पहले ही निकल गया था वो कंपनी से। तो तब क्या हुआ था कि फ्लोटिंग सुपरवाइज़र्स जो लोग आ रहे थे उनसे मैं थोड़ा थोड़ा पैटर्न सीख रही थी डिफरेंट फार्मासिस्ट का, पर जो रेगुलर फार्मासिस्ट को करना चाहिए डेली, वो पैटर्न्स मैं सिर्फ एक ही फार्मासिस्ट से सीख रही थी, और उसके पैटर्न्स से कस्टमर को क्या चाहिए वो मुझे समझ में आ रहा था, और वो फिर मुझे डिलीवर करना पड़ रहा था, क्योंकि दूसरे फार्मासिस्ट तो कस्टमर्स को जानते नहीं हैं, उतने फेमिलियर नहीं है, तो कस्टमर को क्या चाहिए उनको नहीं समझ में आता था, और वो लोग जस्ट अपना बेयर मिनिमम काम करके चले जाते थे। जो लीगल ऑफिशियल काम करना है उतना करते थे, पर जो डीप वर्क करना होता है कस्टमर केयर के साथ रिलेटेड, कस्टमर इंटरेक्शन रिलेटेड, कस्टमर फेमिलियरिटी रिलेटेड, कस्टमर प्रॉब्लम रेजोल्यूशन रिलेटेड, ये सब ना फ्लोटर फार्मासिस्ट यूएस में करते नहीं है। तो बिकॉज ये फ्लोटर फार्मासिस्ट करते नहीं है, तो जो लोग रेगुलर फार्मासिस्ट है उनको करना पड़ता है, और मैं इंटर्न जब थी तब एज ए इंटर्न मैं करती थी। इसीलिए जब मैं दूसरे फार्मेसी में बाद में वर्क करने गई, वहाँ पे भी ये सब चीज़ें मेरे से इजीली हो गए। कस्टमर केयर अगर आपको पहले से ही आप उसमें धीरे धीरे आपको एक्सपर्टीज़ आ जाए, कैसे इसको हैंडल करना सीख जाए,
और अगर आप गुड लर्नर हो और सच में क्या कस्टमर ओरिएंटेड हो तो आपको मेरे को बहुत कम कस्टमर सर्विस के प्रॉब्लम्स आए ड्यूरिंग द 6-7 ईयर्स मैंने कंपनी में काम किया था। एंड वो इसीलिए क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत परफेक्ट काम किया था, पर जितना अच्छा मतलब इतना बुरा काम नहीं किया था कि एक दो कंप्लेंट तो आ ही सकता था, राइट। पर कभी मेरे लिए वो सब आया नहीं था कंप्लेंट। एंड देन और लक था कि एक बार 2 बार अगर आया भी होता वो मैनेज हो गया कि या तो मैंने मैनेज कर दिया, किसी और ने उसको मैनेज कर दिया कि वो कंप्लेन लेवल तक पहुंचा नहीं। क्योंकि ये आपका होता है कि आप सपोर्ट करते हो आपके कोवर्कर्स को कि अगर कोई कंप्लेन आए उसको ऐसे वे में मैनेज कर लो कि कस्टमर नाखुश न हो आपकी कंपनी के साथ। और ये हाँ थोड़ा सा मतलब की बात है। और जब मैंने कहा कि मेरा भाई ऐसे सोचता है मेरे बारे में, तो मतलब ये है कि मगर वो एक ऐसा मतलब है कि ये इंटरडिपेंडेंस का मतलब है। मीनिंग आप जब कस्टमर को खुश रखोगे, कस्टमर भी खुश होकर आपके पास आएगा। आप अगर अच्छा काम करोगे तो वो अच्छे काम का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। उस दिन मिले ना मिले, मैंने जो अच्छा काम किया था 10 साल पहले, 15 साल पहले, उसका फल ज़रूरी नहीं है कि मुझे वो 10 साल पहले, 15 साल पहले मिला हो, या अगर मिला भी तो उसका शायद तभी जस्ट बिगिनिंग स्टेजेस था मेरे वर्क के करियर का। तो वर्क के करियर का बिगिनिंग स्टेजेस में जितना फल मिलना चाहिए वही मिलेगा। पर जब आप रियल करियर का जो मेटल आपका आता है कि जो फल आता है कि आपने बहुत अच्छा कर्म किया है या बहुत सारे केयरफुली आपने कुछ काम किया है, उसका जो एक्चुअल आउटपुट आता है वो लॉन्ग टर्म में आता है, शॉर्ट टर्म में बहुत सारे लोगों का नहीं आता। क्योंकि आप हर इंसान थोड़ा अलग गोल से आया है इस पृथ्वी में। तो हम हर इंसान अलग गोल से आए हैं करके, जिसका गोल है कि मुझे इंस्टेंट कर्मा चाहिए, इंस्टेंट फल चाहिए, उसको शायद इंस्टेंट बहुत सारे एक्कोलेट्स, प्रेजेस, बहुत कुछ मिल जाते हैं। पर कोई लोग हैं जिनको प्रेज़ नहीं चाहिए, वो कुछ काम सीखने आए हैं, काम करने आए हैं। तो जिन लोगों को वो प्रेज़ नहीं चाहिए, गेन नहीं चाहिए, या मिले तो ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, और ज़्यादा कर्म में विश्वास करते हैं या कर्म के ऊपर फोकस्ड होते हैं। मैं तो उसमें ज़्यादा फोकस थी। मुझे अच्छा लगता था कस्टमर्स की प्रॉब्लम रिजॉल्व करना। और क्योंकि वो भी एक ही रीज़न है कि मेरे बचपन में मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व करने वाला कोई इंसान मेरे लाइफ में नहीं था। तो जो चीज़ मेरे लाइफ में नहीं थी वो चीज़ मैं बन गई, क्योंकि मैं खुद से प्रॉब्लम रिजॉल्व करना इसलिए अच्छे से जानती हूँ। तो जो चीज़ मैं अच्छे से करना जानती हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं हर प्रॉब्लम को अच्छे से रिजॉल्व करना जानती हूँ, मेरे बहुत सारे लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं जो मैं रिजॉल्व करना नहीं जानती। जो नहीं जानती वो मैं भगवान को छोड़ देती हूँ, या मैं वेट करती हूँ राइट टाइम का वो चीज़ का रिजोल्यूशन के लिए। पर जो चीज़ मुझे रिजॉल्व करना आता है वो तो मैं अच्छे से रिजॉल्व कर सकती हूँ। और वो नार्सिसिज्म नहीं होता अगर आप बोलो कि ये चीज़ मैंने अच्छे से की है। ये भी मैंने यूएस से ही सीखा है। पर ये यूएस के बिज़नेस कल्चर में ऐसा होता है कि आपको खुद का सेल्फ वर्थ जानना ज़रूरी होता है, जो इंडिया में और विमेन अगर ज़्यादा करे तो वो भी थोड़ा यूएस में भी प्रॉब्लम है, ग्लोबली ये एक प्रॉब्लम है कि विमेन ने अगर अपने खुद का प्रेज़ कर दिया तो उसको भी कभी कभी लोग नार्सिसिज्म लेते हैं। पर वो नार्सिसिज्म तब होगा जब वो ऑथेंटिकली अपने बारे में गलत कुछ बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, तब वो या तो नार्सिसिज्म होगा या तो फेकिंग इट होगा। क्योंकि जब आप नए करियर में भी होते हो, नए आप कोई रेज्यूमे में भी कभी कभी झूठ लिख देता है या थोड़ा स्ट्रेच कर देता है अपने रेज्यूमे का लिमिट्स, राइट। तो वो नार्सिसिज्म होता है, वो नार्सिसिज्म नहीं होता। तब आपने थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया जब नए जॉब ढूंढ रहे हो कि ऐसे वे में लिख दिया ताकि वो बहुत फैंसी लगे दिखने में, वो लोग करते हैं, वो नार्सिसिज्म नहीं हुआ। पर अगर आपने आउटराइट कंटिन्यूसली फर्स्ट जॉब में आपने ऐसा किया तो वो नार्सिसिज्म नहीं हुआ, सेकेंड टाइम भी किया तो मे बी नार्सिसिज्म नहीं हुआ। पर अगर वो रिपीटेडली आप कर रहे हो कि रिपीटेडली आप बड़ा चढ़ा के लिख रहे हो, रिपीटेडली आप फॉल्स चीज़ें लिख रहे हो, तब वो नार्सिसिज्म हो जाता है कि या तो आप, और फिर कोई लोग बिलीव भी करने लग जाते हैं अपने बारे में ये सब चीज़ें। क्योंकि मैं एक लड़की को मिली थी, वो ऐसे है कि वो बहुत कुछ बोलती है, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ, मैं ये भी करती हूँ, मैं वो भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि उसके पास करने की कैपेसिटी नहीं है, पर वो करने के लिए जितना आपको एफ़र्ट डालना पड़ेगा, जितने स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, जितना क्राइटेरिया आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा, वो क्राइटेरिया फुलफ़िल करने के लिए उसने कभी कुछ किया ही नहीं है। तो पोटेंशियल तो लोगों के पास, हर इंसान के पास बहुत कुछ करने का पोटेंशियल होता है,
पर वो पोटेंशियल तभी डेवलप होता है जब आप वो स्किल को डेवलप करोगे। आपको अगर हेल्पफुल बनने का स्किल डेवलप करना है तो आपको मन से हेल्पफुल बनना है ना, आप फेकली हेल्पफुल नहीं बन सकते। और मेरे भाई सोचते कि मैं फेकली हेल्प करती हूँ किसी को या फेकली बात कर रही हूँ किसी को, पर ऐसा नहीं है। अगर मुझे सच में मीठे से बात करने का मन किया तो मैं, और मीठे से बात करने का मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम ही लोगों से मन करता है। कभी कभार ही मैं, जब फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत हाई होता है मेरा, तब मैं मीठे से बात नहीं करती। और मैं मीठा बात, फेक मीठा बात तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे लाइफ में इतने फेक मीठे बोलने वाले लोग आ चुके हैं कि मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल फेक मीठे बोलने से भी बहुत हाई है। तो इसीलिए मैं रियली, या तो मैं जेन्युइनली मीठा बात करूँगी या ऐसा अथॉरिटेटिवली बात करूँगी जो किसी को कड़वा लग सकता है, या जेन्युइनली भी कभी कभी मैं कड़वा बात कह देती हूँ, ठीक है, क्योंकि कड़वी बातें भी कभी कभी लोगों को सुननी पड़ती है। अगर आप बहुत मिस्टेक्स कर रहे हो, जिस मिस्टेक में किसी का डेंजर इन्वॉल्व है, तो वो मिस्टेक्स के लिए आपको तो कभी तो कड़वा बोलना ही पड़ेगा। अगर अच्छी बात बोल के वो नहीं समझ पा रहा, एक बार तो एटलीस्ट आपको कड़वा बोलना ही पड़ेगा। क्यों आपको नहीं बोलना पड़े, तो किसी इंसान को तो वो विलेन का रोल लेना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा कंप्लेसेंट हो जाते हैं लाइफ में, कंप्लेसेंसी में ना रजिस्टर नहीं होता अर्जेंसी कोई चीज़ का कभी कभी, पर कोई चीज़ों में आपको अर्जेंटली वेट करना ज़रूरी है। जैसे अगर मेरे घर के बाजू में एक बिल्डिंग है और वो बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, अब इन सारी बिल्डिंग्स में मैं सपोज़ सोसाइटी में मेरे वॉक कर रही हूँ, वॉक करते करते मुझे दूर से स्मोक दिख रहा है, ठीक है, मैं ऑब्जर्वेंस पर्सन हूँ। बाकी लोग जो वॉक कर रहे हैं वो शायद फैमिली के साथ वॉक कर रहे हैं, डॉग को वॉक लेके जा रहे हैं, इसलिए कोई ऑब्जर्व नहीं करा, क्योंकि स्मोक है एविडेंट, सबको दिख सकता है। अगर सबने वो स्मोक की तरफ उनका ध्यान गया होता, पर वो थोड़ा कोने में चल रहा है, तो इसलिए कोने में भी चल रहा है, एकदम डायरेक्ट पाथ ऑफ वॉकिंग में नहीं है, प्लस लोग बिजी हैं दूसरों से बात करने में, तो तब आप ऑब्जर्व नहीं करोगे ना। पर जब आप अकेले वॉक कर रहे हो, तब तो आपके पास बहुत टाइम है बहुत कुछ ऑब्जर्व करने का, तो तब इधर उधर की चीज़ें भी आप ऑब्जर्व करने लग सकते हो। तो तब अगर मैं वॉक करते करते मुझे साइड से दिखा कहीं से स्मोक आ रहा है, तो अब मेरे पास टाइम भी है, लोग भी नहीं हैं, कोई किसी के साथ मैं बात भी नहीं कर रही, मैं अकेले वॉक कर रही हूँ, और स्मोक देखा, तो एज अ कॉन्शियस पर्सन, एज अ हेल्पफुल पर्सन, वो स्मोक देख के मुझे शक तो होगा कि यहाँ क्या है, कोई फायर वाला स्मोक है, सिवियर प्रॉब्लम वाला स्मोक है, कि ऑर्डिनरी ऐसा स्मोक है। तो वॉक करके जाके देखा, क्योंकि ऑर्डिनरी स्मोक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ लोग बर्न करते हैं लीव्स को, कभी कभी जो डेड लीव्स होते हैं प्लांट्स के, तो अगर वो डेड लीव्स के प्लांट्स को कोई बर्न कर रहा है, तो भी मगर कभी कभी आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि इवन तो वो एक नॉर्मल काम कोई कर रहा है, कभी फायर को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, फायर और स्मोक सिग्नल्स को, क्योंकि जो एक ऑर्डिनरी फायर भी आपने अगर कहीं लाइट किया है, जो यूजुअली सपोज़ इतने से ही एरिया में एक स्मॉल एरिया में एक पाइल बना दिया है इतना सा फायर लीव्स का, और उसको आप बर्न कर रहे हो, पर इवन दो वो छोटे से लीव्स का ही बर्निंग है, और नॉर्मली आप हर 3-4 महीने इसको बर्न करते हो, उसको भी हमें इग्नोर नहीं इसलिए करना चाहिए क्योंकि कभी कभी ऐसे हो सकता है कि वही जो स्मोक आप ऑर्डिनरीली हमेशा वहाँ, और दूसरे लोग जो न्यू नहीं है या सोसाइटी में 10 साल से वॉक कर रहे हैं, वो लोग सोचेंगे कि वो बर्न हो रहा है लीव्स, इसलिए इन्वेस्टिगेट नहीं किया। कोई लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास फुर्सत था, टाइम था, ऑब्जर्व भी किया, पर वो गए नहीं इन्वेस्टिगेट करने वो फायर को, ये सोच के कि यहाँ पे तो हमेशा लीव बर्न होता है। बट व्हाट इफ़ उस दिन, जिस दिन आपने ऑब्जर्व किया है, और आपको इसीलिए भगवान ने वो नए जगह में लाया है कि आप न्यू हो सोसाइटी में, इसीलिए आपको तो रूल्स नहीं पता, आपको रेगुलेशंस नहीं पता कि यहाँ हमेशा लीव्स बर्न होता है, इसलिए वो इंसान ने ऑब्ज़र्व कर लिया हो सकता है, या उस इंसान ने ऑब्ज़र्व कर लिया जिसको फायर सेफ्टी के बारे में कुछ पता है, इसलिए उसने ऑब्ज़र्व कर लिया पहले। क्योंकि भगवान हमेशा, अगर भगवान को चाहिए कि कोई एरिया डिस्ट्रॉय ना हो, वो उसी इंसान को वहाँ भेजेगा जिसको वो एरिया का हज़ार्ड समझने का, वो फायर का रिलेटेड हज़ार्डस कंडीशंस को समझने की कैपेसिटी हो। और भगवान चाहे तो कोई एरिया में फ़ायर बर्न होने देगा जहाँ पे फायर बर्न होने देना चाहिए। ये भी होता है क्योंकि भगवान अगर चाहे ना, कहीं पे भी मिरेकल से भी बारिश हो सकती है और फायर बुझ सकता है, और भगवान अगर चाहे तो कहीं पे वो पूरा शहर उजड़ सकता है, जैसे लंका उजड़ गई थी, वो भगवान ने ही चाहा था। भगवान अगर चाहते तो वो लंका में बारिश डाल सकते थे उस वक्त जब
हनुमान ने लंका को जलाया था अपने टेल से, पर भगवान ने बारिश नहीं डाली थी क्योंकि लंका जलना ज़रूरी था उस वक्त, कि कुछ चीज़ थी लंका में जो जलना ज़रूरी था, कुछ चीज़ थी, उनको वार्निंग मिलना ज़रूरी था, उनका अवेकनिंग उस पॉपुलेशन का होना ज़रूरी था। बहुत कुछ रीज़न्स थे, डीपर रीज़न्स थे, जिसके वजह से वो जलना अलाव किया भगवान ने और उसको बुझाया नहीं जल्दी। और भगवान ने वही बुझाया होगा। सपोज़ कि देर इज़ लंका के वॉर के बाद कुछ लंकन्स भी नहीं मरे थे। कौन से लंकन्स नहीं मरे थे या इंजर्ड नहीं हुए होंगे ज़्यादा, या फंक्शनल एबिलिटी उनकी अच्छी रही होगी, वो वाले लंकन्स जिनका हायर पर्पस कुछ और है, लंका को रिबिल्ड करना, जो अच्छे रिबिल्डर्स है, जो अच्छे इंसान हैं, जिनको भगवान बचाना चाहता है। तो भगवान अगर वहाँ पे फायर भी आ गया तो फायर में भी बहुत सारे लोग हैं जो बच जाते हैं। वो इसलिए बचाते कि उनको, जिनको बचाना है भगवान को, जिनका बचाने का कर्म है, वो बचेगा ही बचेगा। और जिनको मरने का कर्म अभी लिख के आए हैं या कोई कारण हो गया है जिसकी वजह से उनका मरना ज़रूरी है, तो वो आएगा ही आएगा। तो वैसे ही वाइल आई एम वॉकिंग, अगर मुझे स्मोक दिख गया, और या तो मुझे नॉर्मल पैटर्न्स पता है फिर भी मैं इन्वेस्टिगेट, क्यूरियस वाली पर्सन हूँ तो इन्वेस्टिगेट कर सकती हूँ, या मुझे अगर कोई स्मेल मिले जो डिफरेंट स्मेल है दैन लीफ बर्निंग स्मेल, उसके वजह से मैं इन्वेस्टिगेट कर सकती हूँ, या 2-3 रीजंस के वजह से मैं इन्वेस्टिगेट कर सकती हूँ। जाके अगर इन्वेस्टिगेट करके मैंने देखा कि ये तो फायर जो है ना स्प्रेड हो रहा है, एंड आई कैन सी द ट्रेजेक्ट्री, जैसे मैंने बोला मुझे कस्टमर सर्विस की ट्रेजेक्ट्री समझ रही थी कि वो चीज़ वो लोग अगर करेंगे उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। जैसे मुझे वो ट्रेजेक्ट्री समझ रही थी, वैसे ही अगर फायर की ट्रेजेक्ट्री मुझे समझ गई कि मुझे पता है विंड डायरेक्शन कहाँ ब्लो हो रहा है, फायर अगर एस्केलेट कर जाए तो कोई घर में जा सकता है, ऐसे सब अगर मुझे दिख गया, समझ गया, मुझे चिल्लाना चाहिए कि मुझे चुप रहना चाहिए उस वक्त। और स्पेशली अगर सपोज़ मेरा हेल्थ स्टेटस ख़राब है, मैं फ़ायर को दौड़ के जाके एक्सटिंग्विश नहीं कर सकती, ना ही मैं लोगों को फ़ोन करके बुला सकती हूँ से मेरा फ़ोन ख़राब है, काम नहीं कर रहा, ना ही मैं फ़ायर डिपार्टमेंट को कॉल कर सकती हूँ, ना ही मैं भाग के जा सकती हूँ, ना ऐसा कुछ ना कुछ 3-4 प्रॉब्लम्स हैं जिसके वजह से द ओनली वे तब पॉसिबल वो फायर को कम करने का, इसकी पहले चिल्लाना, क्योंकि मुझे पता नहीं यहाँ का एक्सटिंग्विशर किधर है, पानी का सोर्स किधर है शायद नहीं पता, या कुछ भी हो, कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर सकती, जो अगर मैं नहीं चिल्लाऊंगी, या फायर इतने मास स्केल का है कि सपोज़ अगर मुझे दिख भी गया एक पानी का जगह और वहाँ से और मेरे को बकेट भी दिख गया लकीली, तो बकेट लेके मैं फायर को अगर बुझाने लग गई, अगर उस एबिलिटी में मैं हूँ तो मैं बुझा सकती हूँ। मैं सपोज़ कोई अपाहिज पर्सन जा रहा था व्हीलचेयर में, वो बकेट उठा के पानी नहीं डाल सकता, तो उसको भी तो चिल्लाना ही पड़ेगा। उसके लिए बेस्ट क्या है कि वहाँ बैठे बैठे से फायर का मज़े वो देखेगा नहीं ना। अगर वो हेल्पफुल इंसान है वो मज़े नहीं देखेगा, वो चिल्लाएगा, पूछेगा, कुछ भी करेगा जिससे लोगों का अटेंशन आए उस फायर पे ताकि वो बुझ सके, क्योंकि वो एक कॉर्नर 2-3 बिल्डिंग दूर ही ना हो, 1-2 नेक्स्ट सोसाइटी में ही ना हो, कहीं पे भी हो वो फायर, अगर वो फायर हेल्थ हार्मिंग है, वो जब स्प्रेड होगा वो तो सबको हार्म करके जाएगा जो वहाँ पे उस फायर के विसिनिटी में होगा, राइट। और अगर मैं वो सपोज़ मैं वो कॉलोनी की इंसान ही नहीं हूँ, मैं बाहर कहीं रहती हूँ, मैं डिलीवरी ड्राइवर हूँ, और डिलीवरी ड्राइवर होते हुए भी इंसानियत के नाते आपका कर्म है, आप वो डिलीवरी ड्राइवर उस दिन आपको क्यों भेजा गया उस कॉलोनी में या उस सोसाइटी में जहाँ फायर हैज़र्ड हो रहा है। 2 ही कारण से आपको भगवान भेज सकता है, एक या तो आपका मरने का टाइम आ गया था, दूसरा आपका बचने का टाइम आया था। अगर आपका मरने का टाइम आया है, आप शायद कुछ नहीं बोलोगे या ऑब्जर्व ही नहीं करोगे फायर को और आपका डेथ हो सकता है। पर अगर आप बचाने वाले इंसान थे और इसीलिए आपको उसी दिन उस वक्त वो फायर के पास इसलिए भेजा ताकि आप उसके बारे में वार्न कर सको लोगों को, कॉल कर सको लोगों को। अगर आप डिलीवरी ड्राइवर हो, आपके पास फ़ोन नंबर है जिसके घर में आपने डिलीवरी दी थी, तो उसको फ़ोन कर सकते हो कि आपके सोसाइटी में ऐसे मुझे फ़ायर का कुछ दिख रहा है, क्या आप उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं कुछ, राइट। सो इस रीज़न से वो भी, और उसको चिल्लाने की, वो भी चिल्ला सकता है कि आसपास के लोगों को बता दे कि चिल्ला के कि आपके यहाँ फ़ायर है, क्योंकि फ़ायर जो है वो बहुत इमीडिएट डेंजर है। वो डेंजर अगर जितना जल्दी स्टॉप करे उतना अच्छा। तो वैसे ही लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो एस्केलेट नहीं हो करके उसको स्टॉप करना ज़रूरी है। और उस वक्त स्टॉप करने के लिए कभी कभी जो इंसान का कर्म है अभी उस चीज़ को स्टॉप करना,
वो इंसान या तो कड़वा बोलेगा, या तो चिल्ला के बोलेगा, या तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड वे में बोलेगा जैसे ये कस्टमर ने बोला, क्योंकि एयरटेल की पॉलिसी के अंदर ही कोई गड़बड़ है। और ये क्योंकि बहुत मेरे हर कस्टमर सर्विस में जो ट्रेनिंग मिली है अभी वो बताती हूँ कस्टमर सर्विस की, इंडिया में एक फेक कस्टमर सर्विस की ट्रेनिंग मिली है कि आपको सिर्फ मीठे से बात करनी है लोगों से, ठीक है। और ये मीठा बात करने का ट्रेनिंग इज़ एप्ट व्हेन इट इज़ अ वेरी माइनर डिग्री प्रॉब्लम कि मैंने कौन से प्रॉब्लम में सिर्फ मीठा बात करो, अच्छे से बात करो, शॉर्ट कॉल रखो, कौन से वाले कस्टमर केयर के चीज़ों में यू कैन डू, जो बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स लाइक मेरा मंथली प्लान था, 12 मंथ का प्लान है, पर मुझे 12 मंथ का ये पैकेज लेना नहीं है, मुझे सिर्फ 1 मंथ का पैकेज चाहिए, क्या आप उसको रिफ़ंड कर सकते हो। जो ऐसा वाला कुछ है कि 12 मंथ से मुझे सिर्फ 1 मंथ चाहिए, या मैंने 6 मंथ यूज़ कर लिया है पर मुझे बाकी 6 मंथ का नहीं रिन्यू करना। ऐसे सब चीज़ें अगर आपने 5 मिनट में रिजॉल्व कर दिया, शॉर्ट कॉल में रिजॉल्व कर दिया, मीठे बोल के रिजॉल्व हो सकता है, क्योंकि आप जितना अच्छे से इंटरेक्ट करोगे उतना अच्छा जल्दी से स्वीटली, सॉफ्टली, जेंटली ये कस्टमर केयर इशू सॉल्व हो गया। बट अभी किसी का अगर कोई मेजर लेवल प्रॉब्लम चल रहा है, जिस मेजर लेवल प्रॉब्लम में, और ऐसा कोई प्रॉब्लम है जिसमें, जब खाने का इंडस्ट्री का मैं प्रीवियस वीडियो में बोल रही थी कि खाना ही बहुत रॉटन आ रहा है, और फ्रस्ट्रेशन मुझे ये है कि आपकी कंपनी ने तो, एक कंपनी ने तो कंप्लेन लिखने का ही कोई एरिया नहीं छोड़ा है, दूसरी कंपनी ने और बहुत सारी कंपनीज़ ये कर रही है प्रॉब्लम, और उनको ये चेंज करना ज़रूरी है कि जैसे अभी आप कोई फ़ोन ले रहे हो ऑनलाइन रिटेलर से आपने फ़ोन ख़रीद के वो फ़ोन का आपको अपने रेटिंग्स देख के ही ख़रीदा। रेटिंग्स में क्या लिखा है? रेटिंग्स में लिखा है इट्स 4 आउट ऑफ 5, 4.5 आउट ऑफ 5 लोग व्यूअर्स आर लाइकिंग द प्रोडक्ट। बट देर आर वाइल इट इज़, और वो मिलियंस ऑफ अमाउंट में आपने वो फ़ोन सेल भी कर दिया है शायद, या थाउजेंड्स ऑफ अमाउंट में आपने सेल कर दिया है, पर जो थाउजेंड्स और मिलियन के ऑपरेशनल लेवल में काम कर रहा है, वो लोग जब मिलियन के लेवल में आपने कुछ चीज़ को सेल किया है, या थाउजेंड्स के लेवल में कुछ चीज़ सेल किया है, इवन वो जो जो मतलब लोएस्ट रेटिंग देने वाले कस्टमर्स हैं ना, उनका फीडबैक भी देखना, बहुत स्क्रूटिनी करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स आ रह सकते हैं मार्केट में, हेल्थ हार्मिंग प्रोडक्ट्स रह सकते हैं, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था, मेरा एक प्रोडक्ट हेल्थ हार्मिंग था, तो मैंने कंप्लेन किया था, और कंप्लेन करके फिर उसका फर्स्ट कस्टमर सर्विस पर्सन जो था उसने मेरी कंप्लेन नॉर्मल स्टैंडर्ड रिप्लाई दिया, हम कुछ कर नहीं सकते, ऐसा ही होता है प्रोडक्ट, ब्ला 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 करके उसने रख दिया फ़ोन, ठीक है। बट दैट रिटेलर का लकी ये था कि आई कुड मेक अनदर कॉल। वो रिटेलर बार बार कॉल लेता है, वो कॉल को कैंसिल नहीं कर देता, या कस्टमर सर्विस रिजॉल्व हो गया करके बोल नहीं देता। तो मैंने एक और बार फ़ोन किया, तो एक और बार जो फ़ोन किया, वो वाला कस्टमर सर्विस थोड़ा बेटर कस्टमर सर्विस पर्सन था, उसने मेरे को रेजोल्यूशन दे दिया कि हम एक्सचेंज कर देंगे, दूसरा मॉडल पीस भेज देंगे आपको, क्योंकि मेरे मॉडल पीस में हियरिंग के मुझे फ्रीक्वेंसीज उसके फ़ोन के बहुत ख़राब लग रहे थे, और मुझे बहुत उसका रेडिएशन फ़ोन का हाई लग रहा था। अब जो दूसरा फ़ोन उन्होंने भेजा, ऐसा नहीं है कि उसका रेडिएशन बहुत सिग्निफिकेंटली मार्जिनली लोअर था, बट थोड़ा सा 0.1 लोअर था करके मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया फ़ोन, या तो, और वो फ़ोन था, वो फ़ोन उन लोग रिटर्न भी नहीं लेने वाले थे। एंड यही सब अभी प्रॉब्लम है लाइफ का, कि ये तो उस वक्त मैं बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ, जब मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल भी नहीं हाई था, बट फिर भी मैं फ्री थी करके मैंने रिपीट कॉल करके उनसे नया पीस ले लिया था, और वो न्यू पीस वॉज अ बेटर पीस अकॉर्डिंग टू मी, थोड़ा सा, बट ओनली स्लाइटली बेटर। और ये प्लेसिबो इफेक्ट भी कभी कभी हो जाता है कि वो लोग सेम ही चीज़ वापस भेज देते हैं, ये सोच के कि कस्टमर को कुछ पता नहीं है करके वो लोग भेज देते हैं, पर एक्चुअली वो रियलिस्टिकली वो फ़ोन का प्रॉब्लम ही है कि दे डू नॉट हैव गुड हियरिंग थिंग्स एंड रेडिएशन लेवल। बाद में मुझे वो फ़ोन का समझा कि जब वो लो चार्जिंग मोड में वो फ़ोन रहता है, वो फ़ोन का रेडिएशन लेवल हाई रहता है, और जब वो हाई चार्जिंग मोड में होता है, और इसलिए डिस्टॉर्टेड नॉइज़ भी आता है फ़ोन से, और जब वो लो रेडिएशन में नहीं रहता, मैक्सिमम चार्ज में रहता है, तभी सिर्फ वो फ़ोन अच्छा क्वालिटी में वर्क करता है। तो ये सब चीज़ें, वो मैं ऑब्जर्वेंट पर्सन हूँ, टाइम है मुझे ऑब्जर्व करने का करके मैंने देखा है।
तो बहुत सारे लोग ये नहीं देखते, और देखे ना देखे इसका इम्पैक्ट तो हम सबके हेल्थ में आता है कि वो रेडिएशन वाला फ़ोन जब भी लोअर परसेंटेज ऑफ चार्जिंग में है एंड हाई रेडिएशन उसमें से निकल रहा है, वो तो एक हेल्थ हैज़र्डस फ़ोन है। और मैंने पहले भी एक बार फ़ोन के बारे में कुछ वीडियो बनाया था जिसमें ये फ़ोन सिर्फ नहीं था, बहुत सारे और हेल्थ इश्यूज़ के बारे में थे। बट रेडिएशन फ्रॉम फ़ोन का भी अगर आपने इग्नोर कर दिया कि 10 साल पुराना डेटा कह रहा है कि इट्स अ कॉन्फ्लिक्टिंग डेटा, वो ट्रू नहीं है। एक्चुअली अभी रेडिएशन के प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं क्योंकि अभी मास स्केल में पीपल आर यूजिंग फ़ोन्स, और अभी डिस्टिंग्विश करना भी ज़रूरी हो गया है कि कौन से फ़ोन से हेल्थ हार्म ज़्यादा है, कौन से फ़ोन से हेल्थ हार्म कम है, क्योंकि अभी मास स्केल में पूरा 8 बिलियन पॉपुलेशन अर्थ का, नियरली 8 बिलियन में से मे बी ओनली 1 बिलियन शायद फ़ोन नहीं यूज़ करता होगा, 1 और 2 बिलियन, बाकी सारा पॉपुलेशन ऑफ अर्थ सेलफोन्स यूज़ करता है। तो इसलिए कम्युनिकेशन के कंपनी हो, सेलफोन कंपनी हो, या सेलफोन में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, या इवन सेलफोन रिसाइकलिंग कंपनी हो, सबको ये देखना है कि फ़ोन के रेडियो एक्टिविटी लेवल्स, हेल्थ हार्मिंग लेवल्स कैसे हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट एवोल्यूशन मार्केट का नॉट मैक्सिमम फ़ोन सेल करना नहीं है। नेक्स्ट एवोल्यूशन मार्केट का, हर मार्केट का ये है, नेक्स्ट एवोल्यूशन मैक्सिमम चीज़ें सेल करना नहीं, बेस्ट क्वालिटी चीज़ लाना अर्थ में, क्योंकि हम पोल्यूशन सस्टेन नहीं कर सकते जिस लेवल में पोल्यूशन चल रहा है और जिस लेवल में पुअर क्वालिटी रिलेटेड थिंग्स चल रहा है। और ये सब के लिए आप मीठे वाले कस्टमर सर्विस, हेलो सर आप कैसे हैं, आपका ये प्रॉब्लम है, अच्छा ठीक है, ये है रेजोल्यूशन हो गया, कैन यू गिव मी रेटिंग, और ये सब स्टैंडर्ड कंपनीज़ का यही है कि मैंने आपसे अच्छे से बात की है कि नहीं, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव रूडली बात किए, अरे वो मेरे से 1000 बार रूडली बात करें मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट रिजॉल्व माई इशू, दैट इज़ माई मेन प्रॉब्लम, इफ़ यू आर नॉट रिजॉल्विंग माई इशू दैट इज़ अ मेन प्रॉब्लम। पर बहुत सारे कंपनीज़ है प्रॉब्लम उन लोग रिजॉल्व नहीं करना चाहते इशू, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो इशू इतना मेन इशू है कि अगर मैंने कंप्लेन किया कि आपके फ़ोन से मुझे हेडेक हो रहा है या आपका सर्विस आ नहीं रहा है मेरे एरिया में, उसमें आप कितने भी मुझे 1000 बार मीठे बात कर लो, अगर सिम, हो सकता है कि अगर ये एयरटेल की कंपनी में जाके कंप्लेन कर रहे हैं, उसका सिम ख़राब हो सकता है, उसको नया सिम चाहिए हो सकता है, उसका फ़ोन ख़राब हो गया रह सकता है, उसको नया फ़ोन चाहिए रह सकता है, उसके एरिया का नेटवर्क ख़राब हो रहा रह सकता है बिकॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो वो तो एक फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर की आवाज़ अगर आप तक नहीं पहुँची तो आप रिजॉल्व कैसे करोगे वो चीज़ को। तो हर फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर की आवाज़, इनफैक्ट जो कस्टमर बहुत मेजरली फ्रस्ट्रेटेड है, मतलब वो मेजर ही कोई प्रॉब्लम है, या तो कस्टमर स्पेसिफिक, लाइफ स्पेसिफिक मेजर प्रॉब्लम है, या तो आपके कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, या तो बोथ है समटाइम्स, क्योंकि समटाइम बिकॉज दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ कस्टमर्स जो सबसे ज़्यादा कंप्लेन करेंगे, जो उनकी लाइफ में ही इतने सारे प्रॉब्लम या कंप्लेन वाले हैबिट वाले कोई परसेंटेज होते हैं जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी टाइप्स होते हैं, पर वो एक डिफरेंट टाइप होते हैं, दे आर नॉट एवर लुकिंग फॉर प्रोग्रेस, वो सिर्फ कंप्लेन करना जानते हो, उनको अगर प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस दो वो कभी वो सॉल्यूशंस को लेंगे नहीं या एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका ईगो हाई और बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको, सो दे विल नॉट टेक द बेस्ट सोल्यूशन फॉरवर्ड। वेरएज जो कस्टमर रेजोल्यूशन चाहता है वो चाहता है कि आप इसको ठीक से रिजॉल्व करें, और बहुत सारे अभी राइट नाउ कस्टमर इश्यूज़ हैं जो ठीक से रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, जैसे और पहले के कस्टमर सर्विस के जो एक तो है कि मीठा बात करना ट्रेनिंग उनको मिली है, दूसरी है कोई कंपनीज रिफ़ंड दे देती है कि ये कस्टमर से मेरा छुटकारा अगर मुझे चाहिए मैं उसको 1 सेकंड में रिफ़ंड दे दूंगा, मेरा काम ख़त्म, मेरा बॉस खुश रहेगा कि मैंने कस्टमर कॉल, क्योंकि ये सब मेट्रिक और ये फालतू मेट्रिक्स है, बुलशिट मेट्रिक्स है कि जो 1 मिनट में रिजॉल्व कर दे वो लेज़ी वर्कर है। अगर वो सिंपल वर्क को 1 मिनट में रिजॉल्व किया ठीक है, पर अगर कॉम्प्लेक्स वर्क को 2-3 मिनट में रिजॉल्व किया वो एक्सेलेंट लेवल वर्कर है। पर जो कॉम्प्लेक्स वर्क को रिजॉल्व नहीं कर सकते या उसका रेजोल्यूशन कंपनी में अभी तक आया तक नहीं है, उसको अगर आपने लिख दिया कि रिजॉल्व हो गया, रिजॉल्व हो गया, रिजॉल्व हो गया, वो क्या सच में रिजॉल्व हुआ है? नहीं हुआ है ना रिजॉल्व। सो देन दैट इज़ फॉल्स कस्टमर सर्विस रिव्यू आप खुद को दे रहे हो कि मैंने तो क्लोज़ कर दिया कॉल। और ये बहुत कंपनीज़ ने की है मेरे कस्टमर वाले कंप्लेंट्स पे कि उन्होंने क्लोज़ कर दिया है विदाउट रिफंडिंग। समटाइम्स सम कंपनीज डिडंट इवन रिफंड मी द मनी एंड आई एम टू टायर्ड एंड टू एग्जॉस्टेड टू कीप आस्किंग देम फॉर द मनी। बट
some customer at a higher level frustration than me will sue them eventually for the money that they are owed. क्योंकि एक कस्टमर है जो वाउचर्स देता है अपने कस्टमर्स को कुछ खामी की वजह से, और मैंने उनको 1 घंटे का कॉल किया था। वो 1 घंटे के कॉल में एक्सप्लेन किया था कि आप ये जो वाउचर्स दे रहे हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है मुझे, अगर मेरे को कोई कैब ही नहीं मिल रहा है यहाँ से जाने के लिए। इट वॉज अ ट्रैवल कंपनी। तो वो बार बार वाउचर दिए जा रहा था, और मैंने बोला कि आप मुझे तब कांटेक्ट करना जब आप मुझे, और वाउचर मुझे दो ना दो, आप तब कांटेक्ट करो जब आपने इस चीज़ को रिजॉल्व किया, और आप आपका डेटा एनालिटिक्स करो इस एरिया में बार बार क्यों क्लोज़ हो रहा है। और वो बहुत मेन रीज़न था वो एरिया का बार बार क्लोज़ होने का, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो दिस थिंग, इफ़ कंपनी वॉन्ट्स टू डू अ राइट एनालिसिस, राइट, वो नहीं तो क्या होगा, अगर मैं भलाई वाली कस्टमर नहीं होती, हेल्पफुल कस्टमर नहीं होती, और लॉन्ग टर्म्स रियल रेजोल्यूशन नहीं चाहती उनसे, तो मैं सिर्फ वाउचर लेके खुश हो जाऊंगी। और उन्होंने ऑलरेडी मुझे 2 बार वाउचर दे दिया था वो कैंसल्ड कैब्स के लिए, पर मैं थर्ड टाइम मैंने रिफ्यूज़ किया कि कितने बार मैं आपसे कैंसिल कैब्स की, मुझे एक्चुअल कैब चाहिए। फिर फाइनली उनका कैब मैंने लिया ही नहीं, कहीं और से मुझे कैब मैंने फिर फ्रस्ट्रेशन में कहीं और से ले लिया। बट उनसे जो नहीं लिया उन्होंने, और ना ही उन्होंने मुझे थर्ड कॉल का, उन्होंने ये सोच लिया कि 1 घंटे का कॉल है मतलब इट मस्ट बी अ फालतू कॉल। दे डिडंट इवन पॉसिबली लुक एट द कॉल, दे डिडंट इवन लुक एट द मटेरियल आई प्रेजेंटेड इन द कॉल, क्योंकि उसमें मैंने पूरा एक बिजनेस एनालिसिस उनको दिया था, जो अगर वो लोग एनालाइज करके एग्जीक्यूट करेंगे उनका ही भला होगा उसमें। पर वो करे ना करे वो तो उनके ऊपर है, राइट। पर उन्होंने मुझे ना ही, जो हर कस्टमर को उन लोग देते हैं 1000 वाउचर या जितना भी वाउचर देते हैं, वो उन्होंने नहीं दिया। तो वही एक डिस्क्रिमिनेटरी फैक्टर है कि आप फ्रस्ट्रेशन में ये भी आप नहीं कर सकते। यू कैन नॉट बी लाइक, अगर मेरा कस्टमर, एंड दैट इज़ ट्रू कस्टमर सर्विस का समझना कि आप कौन सा कंपनी ट्रू कस्टमर सर्विस डिलीवर कर रहा है, कि जो फ्रस्ट्रेटेड लेवल में भी आपसे बात किया है उसको अगर आपने वाउचर नहीं दिया, और जो अच्छे से मीठे से बात कर रहे हैं उसको ही सिर्फ वाउचर दिया, वो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कस्टमर हो गया, ठीक है। और जो फ्रस्ट्रेटेड लेवल में है वो तो नेचुरली फ्रस्ट्रेटेड है कि वो आपको बिजनेस का जो पेन पॉइंट एरिया है वो दिखा रहा है, या बिज़नेस का फॉलिंग वाला एरिया, वहाँ पे आपका मार्केट क्रैश कर जाएगा, या तो मार्केट क्रैश करेगा या तो मेजर लॉसेस आएंगे बार बार आपको। अगर सिर्फ, और ये शॉर्ट टर्म एंड बुलशिट इंसाइट हो गया ना, कि अगर सपोज़ आपको इनकम अर्न करना है और आप एवरी कैब राइड में 1000 रुपीज़ या वट एवर अर्न करते थे, वो 1000 आप अर्न करने की जगह आपने अभी कस्टमर को दे दिया, ना ही आपने उसको अर्न किया है, आप तो लॉस में जाने वाले हो कि नहीं जाने वाले। इतना सिंपल एनालिसिस आपको नहीं आता, और वो कस्टमर सर्विस वाले पर्सन को भी इतना सिंपल एनालिसिस आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, और समझ के फिर समझ आनी चाहिए कि नहीं, कि इसको एस्केलेट करना चाहिए कि नहीं फ्यूचर में मेरे बॉस को। और बॉस भी अगर उतना डम है कि ये सिंपल एनालिसिस नहीं कर पा रहा, 1 घंटे का कस्टमर बेवकूफ़ नहीं होता, कस्टमर स्टूपिड नहीं होता, जो 1000 100,000 मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी कभी खर्च करने का पोटेंशियल कोई इंसान अगर रख सकता है। मैं $1 मिलियन पोटेंशियल में अभी तक पहुंची नहीं हूँ, पर मैं 1000 लाख रुपीज़ खर्च करने की पोटेंशियल कस्टमर थी उनकी, पर वही उन्होंने लॉस कर दिया है, बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू एड्रेस ओनली simple issues which is going to be a major escalating issue for multiple customers। अगर ये continuously a problem that doesn't get acknowledged can never be addressed। जो चीज़ आपने acknowledge नहीं की वो आप address नहीं कर सकते। जो चीज़ आपने गलत वे में acknowledge की, अगर किसी ने ये एयरटेल के कस्टमर का सिर्फ मराठी लैंग्वेज सोच के ये सोच लिया कि हर एयरटेल यूनिट में मैं एक मराठी स्पीकिंग एम्प्लॉई रख दूँगा, पर अगर उनका मेन इशू ये है कि उनका सिम कार्ड का, जो कंपनी नया सिम कार्ड बना रहा है, कुछ ख़राब सिम कार्ड्स बनाए हैं, तो रिजॉल्व होगा उसका कोई भी कस्टमर का प्रॉब्लम नहीं। आप कितना भी 100 मतलब सारे एम्प्लॉयज़ को ही मराठी बना दो, फिर भी ये इस मराठी कस्टमर का प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि उसके पास फिर नया सोल्यूशन ये होगा कि अगर दूसरा कंपनी ख़राब मटेरियल वाला सिम कार्ड नहीं बनाता तो मुझे दूसरे कंपनी के पास अभी जाना पड़ेगा, या उसके एरिया में कोई प्रॉब्लम चल रहा है जहाँ पे नेटवर्क इश्यूज़ चल रहे हैं तो उसको दूसरा नेटवर्क ही यूज़ करना पड़ेगा या दूसरा सिम कार्ड लेना पड़ेगा, ऐसा करके। और वो अगर पुअर इंसान है वो क्या अफोर्ड कर सकता है। हम जब मिडिल क्लास हैं, अपर मिडिल क्लास हैं, रिच पर्सन है, वो शायद 2-3
सिम कार्ड्स अफोर्ड कर सकता है। लो मिनिमम वेज वर्कर बार बार 100-200 हज़ार रुपये दे के कुछ फ़ोन हो, सिम कार्ड हो, जो भी प्रॉब्लम आपने दिया है वो कस्टमर को, उसका तो हार्ड अर्नड मनी चला गया है वो चीज़ में, राइट? उसके लिए वो रियल हार्ड अर्नड मनी है। वो 10,000 का फ़ोन भी अगर लेता है और वो लेबरर सिर्फ 15,000 अर्न करता है, उसका तो एक मंथली इनकम ही चला गया इसमें, राइट? तो ये चीज़ समझना भी ज़रूरी है कि नहीं। और इस लेवल के समझ वाले लोग भी नहीं वर्क करते आजकल कस्टमर सर्विस में, कहीं नहीं वर्क करते, कि उनको कस्टमर पर्सपेक्टिव जानना ज़रूरी है। कस्टमर पर्सपेक्टिव से रिजॉल्व करना होता है कस्टमर सर्विस इशू, ना कि कंपनी पर्सपेक्टिव से आप रिजॉल्व करो। बट मेनी कस्टमर सर्विस इनिशिएटिव्स कंपनी पर्सपेक्टिव से रिजॉल्व करती है इशू, एंड वेरी ब्लाइंड साइडेड कंपनी पर्सपेक्टिव, जो सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव है, या जो सिर्फ सच में ही जस्ट ऐंठना है मनी कस्टमर से, वैसा वाला पर्सपेक्टिव है। जो फिर जो कंपनी वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्केल में करेगी वही कंपनी फेल होगी, इसलिए, राइट? सो ये सब चीज़ें भी अभी इम्पॉर्टेंट है इस अर्थली एग्जिस्टेंस में। इसलिए भी बहुत सारे बिजनेसेस फेलियर्स में जाएंगे, जो सिर्फ अपनी पर्सपेक्टिव से ऑपरेट कर रहे हैं, कस्टमर पर्सपेक्टिव से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, अपने मतलब से ऑपरेट कर रहे हैं, लार्ज स्केल इम्पैक्ट का कुछ देख नहीं रहे हैं। और यही सब जो इनएडवर्टेंट भी कोई लोग मिस्टेक कर रहे हैं, जो कंपनी ऐसे मिस्टेक ज़्यादा इनएडवर्टेंट ही कर रही है और कोई ओवर स्मार्ट पर्सन ने ये ऑब्जर्व कर लिया उसके बारे में, उसको अगर कॉर्पोरेट सैबोटाज या टेररिज्म करना है या कुछ खुन्नस ही सिर्फ निकालना है अपने बॉस के बारे में, वो लोग जाके तो वो कंपनी जो ऑलरेडी थोड़ा सा कुछ ख़राब कर रही है उसको और ख़राब एंड बिगाड़ देगा। तो राइट एटीट्यूड वाले एम्प्लॉयज़ को रखना ये भी ज़रूरी है। और राइट एटीट्यूड वाले एम्प्लॉयज़ जो मीठे बात करते हैं वो हमेशा नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे लोग मीठे तो बात कर लेते हैं बट बहुत दिमाग उनका ख़राब होता है, या एंटी सोशल पर्सनैलिटीज़ होते हैं, या नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटीज़ होते हैं। वैसे सब पर्सनैलिटीज़ को अपने हायर कर दिया जस्ट बिकॉज वो मीठा बात करते हैं। मतलब ये नहीं कि वो सच्चा काम करेंगे। सच्चे काम करने वाले लोग यूजुअली मीठा बात कम करते हैं, मीठा बात जब ज़रूरी है तब करते हैं, पर जब ज़रूरी नहीं है उनके पास कैपेसिटी होती है मीठा बात नहीं भी करने की। तो ये चीज़ है डिस्टिंग्विशिंग कैपेसिटी। जब फायर है, फायर में तो चिल्लाना ज़रूरी है, दैट इज़ अ एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। जब डेंजर है, डेंजर में भी अगर रेडिएशन की वजह से, अगर मेरे को पता है कि रेडिएशन का इम्पैक्ट 1000 या मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन को करने वाला है, वो फ़ोन के रेडिएशन का इम्पैक्ट अगर कर रहा है किसी को, या कोई भी और रेडिएशन का इम्पैक्ट किसी को कर रहा है, कि बहुत सारे लोगों का लाइफ अभी राइट नाउ स्ट्रेस में है या डेंजर में है, तो आप चुप ना बैठ नहीं सकते। अगर आप चुप बैठोगे और आपको पता है डीपली कि इसका डीप रिपरकशंस क्या है, वो पर्सन तो बिल्कुल ही नहीं चुप रह सकता। जिसको पता है इसका डीपर, लॉन्गर, ब्रॉडर रिपरकशन, जिसको जितना स्कोप पता है। स्मोक, अभी कोई बच्चा है जिसने कभी स्मोक नहीं देखा है, जिसने कभी फायर नहीं देखा है, आप एक टॉडलर को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि टॉडलर वॉक करके जाएगा, फायर दिखेगा और फायर है करके चिल्लाएगा। अनलेस वो टॉडलर कभी बर्न हुआ है फायर में, वो कभी नहीं चिल्लाएगा फायर को देख के शायद, राइट? बट या ब्लाइंड पर्सन है, ब्लाइंड पर्सन को स्मोक का हीट मिल रहा है पर उसको तो फायर दिख नहीं रहा है, तो वो भी नहीं चिल्ला पाएगा। पर अब अपार्ट फ्रॉम ब्लाइंड पर्सन, और जो व्हील चेयर में है, अगर वो उसका भी वो बात नहीं कर सकता तब भी वो नहीं चिल्ला सकता, राइट? तो अगर कोई डिसेबल्ड है जो चिल्ला नहीं सकता, जिसका मेंटल प्रोसेसिंग कैपेसिटी नहीं है डेंजर ऑफ फायर का समझने का, जो केयर ही नहीं करता कि फायर है तो है, क्या करके चला गया, क्योंकि वो अपनी ही लाइफ में इतना बिजी है, ऐसे सब लोग क्या चिल्लाएंगे? नहीं। पर ऐसे सब लोग अगर आपकी सोसाइटी में ज़्यादा हैं, और वो वाले लोग नहीं हैं जो फायर देख के अप्रोप्रिएटली जाने कहाँ चिल्लाना है, कहाँ कांटेक्ट करना है, किससे बात करनी है, कैसे इसको रिजॉल्व करना है, ऐसे सब लोग ही आपकी सोसाइटी में नहीं है, तो आपका फायर स्प्रेड होगा और डिस्ट्रॉय ज़्यादा करेगा कि कम डिस्ट्रॉय करेगा। मैंने यूएस में फायर के बारे में, ये जेनिफर एनिस्टन के बारे में ये सुना कहानी एक, कि एलए में बहुत सारे घर जल गए, ठीक है? अब जो लोग अपने घर में नहीं रहते वो लोग का घर तो जलेगा, अगर वो अपने घर में नहीं रहते, घर में कोई केयर टेकर्स भी नहीं रखते, गार्डनर्स को भी शायद अच्छे से पे नहीं करते, इसलिए ऐसे सब लोगों का, और वो क्योंकि फैंसी एलए लोकेलिटी था, तो वो फैंसी एलए लोकेलिटी में जो अपने घर में नहीं रहते, गार्डनर्स को ठीक से पे नहीं करते, या कोई देखरेख के लिए भी नहीं है उनके प्रॉपर्टी में, तो वो सब प्रॉपर्टी तो जलेगा नेचुरली।
अब जेनिफर एनिस्टन एक तो प्रिकॉशंस पर्सन है, वो सिंगल वुमेन है, तो वो भी एक सिंगल वुमेन है, केयर टेकन नहीं है, मतलब डिवोर्स्ड है, बट रहती तो सिंगल ही है ना, तो इसीलिए उसको तो सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके पास कोई है नहीं हेल्प करने के लिए, तो वो बहुत रिसोर्सफुल इसलिए वुमेन बन गई हैं। तो उन्होंने क्या किया था, फर्स्टली उन्होंने अपना घर में हेल्थ सेफ्टी के बहुत सारे पैराडाइम्स रखे हुए थे पहले से ही, कि घर ज़्यादा सेफ़ रहेगा, फायर सेफ़ रहेगा, वैसे टाइप घर बनाया था। फिर सेकेंडली बिकॉज वो अपने घर में रह रही थी और उसने देखा जब या तो रह रही थी या तो उसको पता था कि उसके घर के पास फायर हो रहा है, तो उसने क्या किया, उसने प्राइवेट फायर कंपनी, और वो रिच भी है पर्सन, तो वो बेवकूफ़ नहीं है कि उसको पता है कि सिटी के लोग तो जहाँ जहाँ उनको दिखेगा, जहाँ जहाँ वो जा पाएंगे, पॉसिबल हो पाएगा उनके लिए जाना, और सिटी के रिसोर्सेज भी कम होंगे। जब मास स्केल डिवेस्टेशन चल रहा है, उतना रिसोर्सेज ही नहीं होता है सिटी एम्प्लॉयज़ के पास कि वो मास स्केल डिस्ट्रक्शन को कंट्रोल करना, तो उनको टाइम लगेगा उसको कंट्रोल करने में, मास स्केल डिस्ट्रक्शन को, क्योंकि उतने पर्सनल नहीं है डिप्लॉयड। तो वो क्लेवर इंसान थी करके और रिसोर्सफुल इंसान थी करके उन्होंने जाके प्राइवेट फायर फाइटर्स को हायर कर लिया, क्योंकि उसके पास तो पैसे हैं। वो अगर गरीब इंसान होती तो वो फायर फाइटर को हायर नहीं कर पाती, तब उसको खुद जाके अपने घर में पानी डालना पड़ता, या चिल्ला चिल्ला के हेल्प मांगना पड़ता, फ्रेंड्स को कॉल करके बोलना पड़ता, प्लीज़ आओ मेरा घर जल रहा है, आके प्लीज़ इसमें उसका घर जला नहीं था, और उसका घर इसलिए नहीं जला कि उसका नेबरहुड जल रहा था, और वो इतनी ही अच्छी इंसान है कि उसने इतना समझ लगाया कि मेरे नेबर का घर जल जाए तो मेरे घर भी जलने का पोटेंशियल है, तो मैं पहले मेरे नेबर के घर के पानी को में पानी डालूं। उसने सेल्फिश काम भी नहीं किया, उसने अपने घर के लिए नहीं हायर किया फायर फाइटर्स को, उसने नेबर के घर के लिए हायर किया फायर फाइटर्स, ताकि नेबर के घर में जाके लोग फायर फाइटर्स पानी डाले पहले, तो उससे क्या होगा, उसके घर का हार्म भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। तो पूरा जेनिफर एनिस्टन के घर का एरिया कम ये था। फिर एक और ओल्ड मैन का मैंने घर देखा था, वो रिसोर्सफुल ओल्ड मैन था, तो वो शायद ऐसे एक्टिविटीज़ करता नहीं, वो फायर हैज़र्ड्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ ही अपने घर में नहीं करता, तो और प्लस वो रिसोर्सफुल भी थे, तो उन्होंने खुद से अपने घर को बचाया, अपने नेबरहुड को बचाया फायर फाइटिंग करके। क्योंकि अगर आपके पास क्षमता है, जेनिफर एनिस्टन के पास क्षमता फाइनेंशियल था, तो उसने फाइनेंशियली इसको यूज़ किया। इस आदमी के पास फिज़िकल क्षमता था, उसने फिज़िकली यूज़ किया फायर को कंट्रोल करना। तो ये जो चीज़ है, ये जो रिसोर्सफुलनेस है, और दोनों ने दिखाया, और दोनों ने तभी, दोनों को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं थी, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज एक के पास रिसोर्स था खुद से करने के लिए, उसने शायद एक दो जन को चिल्ला के वार्निंग दी होगी कि फायर चल रहा है, टेक केयर, पर मोस्टली एनर्जी फोकस किया अपने फायर को बुझाने के लिए, दोनों ने फोकस किया, अपना बेस्ट यूज़ किया अपने रिसोर्सेज का। पर अगर आप जेनिफर एनिस्टन जैसे भी इंसान नहीं हो, और फिज़िकली एबल इंसान भी नहीं हो, और अपने घर में फंसे हुए हो, और आप देख रहे हो बाहर नेबरहुड में फायर है, तब आपको पैनिक में चिल्ला के किसी को तो कॉल करना पड़ेगा ना, कि कम एंड हेल्प मी, दिस इज़ अर्जेंट, आई नीड हेल्प करके किसी को तो बोलना पड़ेगा। और आपने अगर वो पैनिक नहीं दिखाया, अगर ऐसे बोला मेरे घर में आग है, ऐसे करके किसी को बोला आपने एक फायर फाइटिंग स्टेशन में, और वो फायर फाइटिंग स्टेशन को 10 और घरों में जाना है, वो क्या आपके घर आएगा, कि वो पहले वो घर में जाएगा जहाँ पे लोग पैनिक में हैं और बोल रहे हैं कि मेरे घर में फ़ायर है? क्योंकि जो ऐसे मेरे घर में कामली बोल रहा है मेरे घर में फ़ायर है, उसके घर में वो क्यों आएगा? वो सोचेगा या तो ये जोक कर रहा है, या तो हाई है, या तो कोई मजाक कर रहा है कि न्यूज़ में देखा है 10 घर में फ़ायर है, इसलिए बोल रहा है मेरे घर में फ़ायर है, राइट? पर कोई और पर्सन भी ऐसे बिना चिल्लाए होर्सली बोल सकता है। अभी ये डिफरेंस भी समझना ज़रूरी है फायर फाइटर्स को, कि कोई इंसान जो स्टेडी वॉइस में बोल रहा है मेरे घर में फ़ायर है, माइट बी जोकिंग, बट कोई अगर होर्स वॉइस में एंड जेंटल वॉइस में बोल रहा है और चिल्ला नहीं रहा है, वो पर्सन हो सकता है कि स्मोक इन्हेलेशन उसका इतना हो गया है, इसलिए वो होर्स वॉइस में बोल रहा है, सॉफ्ट वॉइस में बोल रहा है। तो ये भी मगर फायर फाइटर्स को डिस्टिंग्विश करना ज़रूरी है कि हर फायर के इंसिडेंट्स में हर इंसान चिल्ला के नहीं बोलेगा, हर इंसान पर कोई इंसान कामली भी, वेरी रेयर इंसान कामली रहेगा तभी। तो ये चीज़ है कि इस वीडियो में मैंने तो सिर्फ अभी कस्टमर सर्विस पर्सपेक्टिव से बोला है, मैं दूसरे और वीडियोस बनाना चाहती हूँ जो हेल्थ पर्सपेक्टिव से बोलना चाहती हूँ, विमेंस हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, जिसके लिए मैं पॉसिबली नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी।
क्योंकि ये ज़्यादा मैंने कस्टमर एंड बिजनेस पर्सपेक्टिव से बोल दिया। तो बिजनेस एंड कस्टमर पर्सपेक्टिव का ये है फ़ायदा कि बिजनेसेस आर नॉट यूजिंग उनके रिसोर्स इफेक्टिवली। उन्होंने टीच नहीं किया है उनके कस्टमर सर्विस पर्सनल को नेक्स्ट लेवल ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम रेजोल्यूशन कैसे करना, क्योंकि वो लोग विजनरी नहीं है। एक तो उनकी कंपनी में विजनरी लोग नहीं है, दूसरा ट्रेनर्स नहीं है, तीसरा कस्टमर सर्विस ओरिएंटेड पर्सनल को उन्होंने हायर नहीं किया है, चौथा कस्टमर सर्विस पर्सनल हैज़ टू बी वेरी वेरी अडेप्टेबल पर्सन कि अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड यू हैव टू शिफ्ट योर रिप्लाई। पर मोस्ट कस्टमर सर्विस एक स्टैंडर्ड रिप्लाई देते हैं, आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ तो ये टिक मारो, आपको वो बहुत बुलशिट कस्टमर सर्विस है कि आपका अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व हो तो ये टिक मारो, ये रेटिंग दो, वो रेटिंग दो। कितने रेटिंग्स वाले पेज में ही कोई वो रियल इशू जो है कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम का वो आइडेंटिफाइड ही नहीं होता है, क्योंकि आप तो खुद ही अपने और दूसरी चीज़ है, बहुत सारे कंपनीज़ अपने खुद के ही प्रोडक्ट्स को कभी यूज़ नहीं करते हैं और सेल कर रहे हैं कस्टमर्स को। यू शुड बी मेकिंग अ प्रोडक्ट, सेलिंग अ प्रोडक्ट, वर्किंग ऑन अ प्रोडक्ट जो यूजेबल हो आपके लिए भी, ऐसा होना चाहिए। ये चीज़ भी लोग समझ नहीं पाते कि आपका कर्म जो होना चाहिए ना वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए आपके डेली लाइफ में भी इन सम वे। तो अगर आप सही कर्म नहीं कर रहे ना तो वो इफ़ेक्टिव भी नहीं होगा आपके डेली लाइफ में इन सम वे। तो ये समझना ये एक mentality and perspective shift का thing है। So maybe because of this topic also I will discuss possibly एक और वीडियो में and possibly in English, because ये perspective shift बहुत सारे English speaking person को करना है। और ये वीडियो मैंने हिंदी में इसलिए बनाई क्योंकि बहुत सारे कस्टमर सर्विस ओरिएंटेड लोगों को चेंज होना जानना है और उनके कंपनी के बॉसेस को भी जानना है कि कैसे उनमें चेंज, राइट चेंज क्या होता है। कि स्टैंडर्ड बहुत सारी कंपनीज़ और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो प्रोडक्ट्स की रिफंड्स दे रहे हैं या रिप्लेसमेंट्स दे रहे हैं, बट अगर आपका प्रोडक्ट क्रैपी है वो रिप्लेसमेंट हैज़ नो यूज़ फॉर मी एंड मैं बेटर हेल्थ स्टेटस में होती तो मैं कंप्लेन भी कांस्टेंट कंप्लेन भी डाल देती, या अर्जेंट नीड नहीं होती है तो तब भी कांस्टेंट कंप्लेन डाल देती। पर कोई जगहों में अर्जेंट नहीं था या मैं दिख रहा था मुझे ट्रेंड की मैं कुछ भी आपको बोलूँ आप आगे उसको बढ़ाने नहीं वाले, क्योंकि मुझे ये भी समझ में आता है व्हेन आई टॉक टू समवन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ वेयर दैट इज़ गोइंग टू गो बेस्ड ऑन व्हाट द कस्टमर सर्विस पर्सन इज़ ओनली टेलिंग टू मी एज वेल एज हाउ दे आर रिस्पॉन्डिंग। क्योंकि हाउ यू रिस्पॉन्ड एंड वॉट यू आर रिस्पॉन्डिंग ये दोनों बताता है कि आप इसको रिजॉल्व ही नहीं करने वाले उस मैनर में जिस मैनर में उसको रिजॉल्व करना ज़रूरी है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं, मैं पूरा एक लिस्ट बना सकती हूँ, एक कहानी लिख सकती हूँ उनके बारे में, वो वीडियो भी 2-3 घंटे का बन जाएगा ईच कंपनी का प्रॉब्लम जोन एनालाइज करने में, एंड केस स्टडी भी बना सकती हूँ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की तरह अबाउट दीज थिंग्स। क्योंकि ये सारी कंपनीज भी फेल भी होंगी, क्रैश भी होंगी, फाइनेंशियल क्रैश भी आएगा एक पर्सन का, और मुझे उन कंपनी में जाके जाना भी नहीं है, मुझे पता है कि उधर वो एरिया में उनका लॉस चल रहा होगा, क्योंकि उन्होंने लॉस का राइट रेजोल्यूशन निकाला नहीं है, घटिया बुलशिट स्ट्रैटेजीज़ रखे हैं कस्टमर सर्विस के, जिसमें या तो रिफ़ंड दिए जा रहे हैं विदाउट रिजोल्यूटिंग the real issue that needs to be resolved there, which is harmful for customer, harmful for company, harmful for अगर कोई ऐसी इंटरमीडिएरी कंपनी है जो जोमेटो जैसे खाना लेके आता है रेस्टोरेंट से, कैब डिलीवरी कंपनी एक कैब कंपनी से मुझे कैब दे रही है, वो तीन स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ पे। तो तीनों स्टेक होल्डर्स 3 प्राइमरी हैं, एक्चुअली टर्शरी स्टेक होल्डर्स और हैं। तो वो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स की मेन प्रॉब्लम्स दे आर नॉट रिजॉल्विंग बिकॉज है नहीं वो सुलझे वाले पर्सनल को पीपल आर नॉट हायरिंग, या सुलझे वाले पर्सनल को अगर टॉप लेवल तक आपने हायर नहीं किया है तो आपका बॉटम लेवल तो उतना ही, जितने घटिया लोगों को आपने हायर किया है या बुलशिट स्पीकिंग लोगों को आपने हायर किया है या बुलशिट नॉनसेंस वर्क सिर्फ कितना पैसा आ सकता है वो वाले लेवल के लोगों को आपने जितने ज़्यादा हायर किए हैं उतने ज़्यादा लेवल का आप लैक ऑफ प्रॉब्लम रेजोल्यूशन आपके कंपनी में रहेगा। और जिस कंपनी में जितने ज़्यादा हेल्पफुल लोगों को आपने हायर किए हैं, ट्रूली हेल्पफुल, ट्रूली मीनिंगफुल वर्क करने वाले लोगों को हायर किए हैं, वो कंपनी वो ट्रूली मीनिंगफुल लेवल में फिर सक्सेस पाएगा अपने कंपनी के वेंचर्स में। एंड ऑब्वियसली बिकॉज इंडिया है तो मिलियंस में लोग काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं करके ये सब चीज़ें कभी कभी ढक जाती हैं कि पीपल कांट आइडेंटिफाई दीज थिंग्स, बट दीज थिंग्स कैन बी आइडेंटिफाइड ईजिली वाया certain
एक्सपर्ट टेक्निक्स, बट वो एक्सपर्ट्स को डेवलप करना है जो टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स हैं। टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स ने वो डेवलप नहीं किया है, करके वो लोग अपने जैसे ही और आपको समझना है कि आप मीठा बोलते हो, आप मीठा बोल सकते हो क्योंकि आप अच्छे इंसान हो, पर दूसरा इंसान जो मीठा बोलता है वो अच्छा इंसान है इसलिए मीठा बोलता है कि उसका दिमाग ख़राब है और मैनिपुलेट करने के लिए वो मीठा बोलता है। वो समझना ज़रूरी होता है, इसलिए क्योंकि जो मैनिपुलेट करने के लिए सिर्फ मीठा बोलेगा वो सिर्फ मैनिपुलेशन लाएगा आपके जॉब में, और वो गलत चीज़ें ही लाएगा। और जितना ज़्यादा गलत ट्रेंड वाले लोगों को आपने, डिज़ऑनेस्ट एम्प्लॉयज़ को हायर किया है, मैनिपुलेटिव थिंग्स को हायर किया है, एंड डिज़ऑनेस्ट प्रैक्टिसेस सपोर्टिव लोगों को हायर किया है, क्योंकि आप प्रॉफिट मोड में थे, गेन मोड में थे, तो आपको प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में तो मिल गई, या लॉन्ग टर्म में भी बहुत साल आप बैंक अकाउंट्स आपका दिखाएगा कि आप बहुत रिचेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड हो, बट यू नॉट प्रोवाइडिंग अ मीनिंगफुल प्रोडक्ट एंड मीनिंगफुल सर्विस, और मीनिंगफुल प्रोडक्ट एंड सर्विस टू पीपल। और वो जब आप प्रोवाइड नहीं करोगे, इवेंचुअली इवन 50 साल तक भी अगर आपकी कंपनी का कोई गुड कर्मा कोई और रीज़न से था, तो वो वजह से वो चलता तो रहेगा कंपनी, पर इवेंचुअली उसका क्रैश का टाइम आएगा ही आएगा, क्योंकि दिस इज़ द ट्रेंड ऑफ लाइफ, दिस इज़ द बेसिक ट्रेंड और प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। और आप जो चीज़ सपोर्ट करते हो आपके लाइफ में, वही इवेंचुअली अनफोल्ड होता है आपके लाइफ में। और अगर आपने मैनिपुलेटिवली गेन किया था पैसा, तो आपका लॉस भी मैनिपुलेटिव वे में हो रहा होगा, मीनिंग आपको नहीं समझ रहा, आपके रिकॉर्ड्स में आपके सीएज वीएस भी आप मैनिपुलेटिव हो, आपके सीएज ऑडिटर्स भी मैनिपुलेटिव होंगे, तो वो लोग भी हाइड करेंगे तभी डेटा कि जब लॉस चल रहा है वो एडमिट नहीं करना चाहेंगे कि लॉस चल रहा है, तो कुछ झूठा फर्जी चीज़ें करने लग जाएंगे, ऐसा सब होगा फिर। तो ये भी है कि जिन लोग ने जितना ज़्यादा मैनिपुलेटिव वे में गेन किया है, उन लोग का उतना ज़्यादा मैनिपुलेटिव वे में लॉस भी होता है, कि रियल लॉस उनको समझने में अगर 50 साल उन लोग ने रियल गेन फॉल्स गेन किया है, तो 50 साल लॉस भी चल रहा हो सकता है, पर लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। इट वुड बी ऑल स्टक इन द डिटेल्स ऑफ द डिपार्टमेंट जो रन हो रहा है, कि हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ घटिया चीज़ चल रही होगी, हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ इलीगल चीज़ चल रही होगी, कुछ ना कुछ चल रहा होगा कि वो लॉस ऐसे लेवल का हो जाएगा। सो विच इज़ एस्पेक्ट ऑफ कर्मा, बट कर्मा प्लेज अ वेरी रियल रोल हमारे हर कर्म में। बिजनेस प्रैक्टिसेस एक कर्म ओनली, लोग पैसा गेन करना भी एक कर्म होता है, ठीक से पैसा गेन करना भी एक कर्म होता है, गलत वे से गेन करने वाला पैसा भी एक कर्म होता है, हर चीज़ में एक कर्म होता है। So I hope this was meaningful and informative, or this was business health related, but I guess God wanted me to talk about this. There's more, मुझे behavioral health, women's behavioral health पे बनाना था एक वीडियो, which I'll make next. Thank you very much for watching. Have a great day.